गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए NCERT सार्वेज की क्लास लेकर। और यह क्लास ऑलमोस्ट आज लास्ट क्लास होनी चाहिए नियमित क्लास की। अगर कुछ ज़रूरत होगी तो फिर दिसंबर में अगर ज़रूरत हुई तो देख लेंगे सिलेबस को। अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। यह क्लास आपको एक सप्ताह पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रयागराज में प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें जाना भी ज़रूरी था। उसकी वजह से जो सर्कमस्टांसेस आते चले गए, क्लास भी लेट होती चली गई। तो आज इसको समाप्त करेंगे। और आज अगर 2 घंटे की क्लास लेते हैं तो मुझे लगता है कि टॉपिक समाप्त भी हो जाएगा। दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, लेकिन करेंगे संपूर्णता में ही, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। जितना भी समय लग जाए, लेकिन आज इस क्लास को ज़रूर समाप्त कर देंगे। आज ज्योग्राफी की भी क्लास नहीं है, तो आराम से यह हमारा सेशन चलता रहेगा। तो जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी का बेहद स्वागत है, और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जिन बच्चों की कॉपी वगैरह हैं वो धीरे धीरे सब चेक होकर के जा रहे हैं। पेंडेंसी जब बढ़ जाती है, यानी पेंडिंग जब वर्क हो जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है उसको कि फिर तुरंत अप टू मार्क कर देना। लेकिन होना तो है ही। आउट ऑफ सिटी निकलने का मतलब होता है कि आपका एक सप्ताह के आसपास समय हुआ। भले ही मैं 2 दिन के लिए ही वहाँ पर था, लेकिन आने जाने मिला करके 4 दिन का समय लग जाता है। और 4 दिन का समय होता नहीं, मतलब इतना समय नहीं होता है कि इतना एक्सपेंड कर सके। लेकिन चलिए, वो भी ज़रूरी था। और यहाँ पर भी अब खड़े हैं। एक बार मैं आपके चैट को देखता हूँ और फिर मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ। कहाँ से क्लास की शुरुआत होगी मैं वह आपको बताता चलता हूँ। राधे राधे। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग मंदाकिनी। सभी बच्चों को आप क्लास नहीं ले रहे थे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ ठीक है, मतलब ये तो स्वाभाविक है ना कि रोज़ हम लोग मिलते हैं तो थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें भी होती है, और सारी बातें जीवन से जुड़ी हुई होती है, ज्ञान की बातें होती है। तो अच्छा तो लगता ही है। मुझे भी बड़ा बोर सा फील होता है। लेकिन मैं इस बार देखता हूँ कि अब कैसे आप बच्चों के साथ जुड़ा जा सकता है। एक बार मैं इन सभी प्रक्रिया को समझ लेता हूँ, क्योंकि जो क्लासेस नई स्टार्ट होने वाली है उसको ज़रा देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या और क्लासेस दी जा सकती है एडवांस लेवल पर। मैं आपको यह भी बताऊंगा आज कि अगर आप करना चाहें तो जैसे कि अभी हमने एक मान लो कि एंशिएंट और मेडिवल को एडवांस लेवल पर करवा दिया है, तो चाहे तो एंशिएंट और मेडिवल को एडवांस वाला जो है ना, इसके बाद जैसे अब मान लो आज क्लास ख़त्म हो जाती है, तो चाहे तो एंशिएंट और मेडिवल को एक बार अलग से आप पढ़ लीजिए। एक बार अलग से पढ़ लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार अलग से आप पढ़ लीजिए। एक बार ना इसको एंशिएंट मेडिवल को आप अलग से पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी फिर संपूर्ण हो जाएगी। आपने बेसिक कोर्स कर लिया जो एनसीईआरटी का है, इसके बाद फिर एडवांस पर भी आप पढ़ेंगे तो बेटर है कि यूट्यूब पर जो मैंने क्लासेस दी हुई है उसी से आप कर लीजिए। तब तक एंशिएंट और मॉडर्न कर लीजिए। मेडिवल में अलग से करवाऊंगा, मेडिवल और वर्ल्ड हिस्ट्री में अलग से करवाऊंगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री एक समझने की चीज़ है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पहले कुछ नहीं जानते हैं। इंडियन हिस्ट्री में तो थोड़ी बहुत जानकारी होती भी है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में तो बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। वर्ल्ड हिस्ट्री को सिलसिलेवार ढंग से 60-65 घंटे के आसपास लगता है। तो अगर 1.5 घंटे की क्लास लेंगे तो 30-35 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। अगर 1 घंटे की क्लास चले तो थोड़ा लंबा चलेगा। ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है कि कितना ड्यूरेशन, किस ड्यूरेशन की क्लास ले रहे हैं। लेकिन जो भी करेंगे दिसंबर से करेंगे, क्योंकि कल तो थोड़ा सा व्यस्तता रहेगी, और परसों फिर से एक मैराथन लगा हुआ है यूट्यूब पर, संपूर्ण आधुनिक भारत का। वो लास्ट मैराथन होगा मेरा इस सेशन के लिए। 3 मैराथन था, और एक मैराथन तैयार करते हैं तो 500 के आसपास आपका स्लाइड तैयार होता है, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है उसको डिफाइन करने में। और 7 घंटे लगातार लेते हैं तो भी वह कोर्स किसी तरह से पूरा हो पाता है। तो एक बार मैं मैराथन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा छुट्टी पर चला जाऊँगा 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए मुश्किल से। और फिर मैं लौट करके आऊँगा तो फिर जो भी यूट्यूब वगैरह पर क्लास होती है या यहाँ क्लास जो भी कंटिन्यू करना है, उसके बाद दिसंबर माह से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी। तो ठीक है बच्चे, चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी रिवीजन कर देते तब एडवांस बैच नहीं आता। हाँ, तब तक आप तक करिए ना। अभी आप एनसीईआरटी बैच पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी बैच पढ़ते रहिए। जब एडवांस बैच तभी आ सकता है नया, जब पीटी का एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि बच्चे एक बार फ्री हो जाए तभी तो उसको एडवांस पर हम मुख्य परीक्षा के लिए ला पाएंगे। अभी अगर हम मुख्य परीक्षा के कोई भी प्रोग्राम शुरू करेंगे तो फिर बच्चों को ही दिक्कत हो जाएगी। वो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये कोर्स करें कि या वो कोर्स करें।
तो जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अब एग्ज़ाम अभी हो जाता 7 या 8 तारीख को ख़त्म हो जाना चाहिए, झंझट ही ख़त्म हो जाता, लेकिन ये भी एग्ज़ाम बार बार टल रहा है, बार बार टल रहा है। तो आप समझो कि सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि लगातार एक ही चीज़ को कितने दिन तक पढ़ाएं। तो यही मौका है आपके लिए 2025 वाले बच्चे को, फुल एंड फाइनल तैयारी आप करिए, आप ढीला ही मत बरतिए, आप अच्छे से पढ़िए। आज का जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, 1927 से लेकर के 1947 तक के बीच का टॉपिक है, जो लास्ट 13 नंबर चैप्टर है। लेकिन 13 नंबर चैप्टर में भी अगर देखें तो यहाँ पर एक्चुअल में हमें जो बात करनी है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करनी है। अभी आपका परिप्रेक्ष्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए क्लियर नहीं होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर है क्या, या किस प्रकार से उसकी घटनाएं घटित हुई है, और यहाँ पर उसको क्लियर करना भी मुश्किल है। लेकिन एक बात यह समझ लें मोटे तौर पर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी, इटली और जापान ने मिलकर के एक ऐसी रचना रची कि जिसमें प्रसारवादी विचारधारा जुड़ी हुई थी। यानी जर्मनी कहता था कि मुझे ज़्यादा क्षेत्र चाहिए, इटली कहता था कि मैं भी यूरोप में सर्वशक्तिशाली बनना चाहता हूँ, और जापान भी कहता था कि एशिया में मैं सर्वशक्तिशाली बनना चाहता हूँ। तो अब तीनों ने एक प्रकार से प्रसार करना शुरू किया, यानी अपने पड़ोसी देशों के ऊपर धीरे धीरे अपने आधिपत्य को स्थापित करने की कोशिश की, जिसका विरोध किया गया ब्रिटेन, फ्रांस या अन्य लोकतांत्रिक देशों के द्वारा। इसमें से फिर आपका योगदान हो जाता है अमेरिका का भी, अमेरिका ने भी विरोध किया। तो एक तरह से दो पक्ष जो मुख्यतः यूरोप के देश थे, उन दोनों के बीच में एक टकराहट से होती है, युद्ध होता है, प्रत्यक्ष युद्ध होता है। इसके बाद प्रत्यक्ष युद्ध इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुआ, कभी भी इतने बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता है जितना कि आप देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, इटली और जापान को रोकने के लिए जो अन्य देशों की सेनाएं थी, अन्य देश का मतलब ब्रिटेन को ले सकते हैं, या अमेरिका को ले सकते हैं, या फ्रांस को ले सकते हैं, या रूस को ले सकते हैं, ये चारों देशों की सेना मिलकर के उसको रोकने की कोशिश कर रही है जो प्रसार करना चाह रहा है दूसरा देश। तो इसी वजह से बहुत सारे अन्य कंट्रीज भी उलझते चले जाते हैं। मूलतः यह एक यूरोपीय युद्ध था, लेकिन इसमें चूंकि अन्य कॉन्टिनेंट के भी देश जुड़ गए थे, इसलिए इसको हम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। विश्व युद्ध का प्रभाव बहुत ही बड़ा रहा, इसलिए जब भी हम इस काल की बात करते हैं, 1940 के बाद की बात करते हैं, तो वहाँ पर विश्व युद्ध की चर्चा होती है, वर्ल्ड वॉर की चर्चा होती है। वर्ल्ड वॉर को हमें संपूर्णता में पढ़ना भी है क्योंकि सिलेबस का पार्ट भी है, उसको आगे देख लेंगे। तो बहरहाल यह देखते हैं कि जो स्वराज के लिए संघर्ष चल रहा था वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे परिवर्तित होता चला गया। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का अगर मैप आप देखें, अगर मान लो कि मैं ये लास्ट वाला चैप्टर है, ये 13 चैप्टर अभी चल रहा है, 13 चैप्टर का ही ये लास्ट पार्ट है आज का, ये वाला, ये सब हो चुका है। अगर यहाँ देखें तो मान लीजिए वर्ल्ड का मैप है जो मैं आपको दिखाने के लिए बार बार लाता हूँ। वर्ल्ड में अब तक आपने समझ लिया होगा कि यूरोप कहाँ है, यूरोप कहाँ है आपका। वर्ल्ड में जो यूरोप का भाग है वो असल में ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है? यूरोप का भाग है, जानते हैं। ये है आपका अमेरिका का भाग है। ये है आपका लैटिन अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका कहते हैं, अमेरिका का भाग है। ये है आपका अफ्रीका, और जो बाकी बचा भाग है, ये रेस्ट ऑफ भाग जो है यह एशिया है। एशिया में भी यहां पर आप देखेंगे ये है जापान, ये है चीन, ये रूस है। चीन थोड़ा नीचे कर दीजिए, सॉरी चीन थोड़ा ऊपर मैंने लिख दिया है, चीन को यहां थोड़ा सा आप नीचे कर दीजिए क्योंकि रूस वाले में चीन नहीं डाल सकते हैं ना। ये है आपका चीन, ये है आपका भारत है। यही देश है, विश्व का नक्शा है, जैसा कि आप ऑलरेडी जान रहे होंगे। अब जब वर्ल्ड वॉर की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर में ये वाला जो पार्ट है, इसमें तो ब्रिटेन अलग है, लेकिन यहां से आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा भाग, लगभग पूरा भाग ही जापान के द्वारा, जर्मनी के द्वारा जीत लिया जाता है, पूरा भाग। अब यूरोप में जर्मनी आप देखेंगे छोटा सा देश है, लेकिन वह एक्सपेंड करता है तो अपनी सेना के बल पर लगभग संपूर्ण यूरोप को जीत लेता है, और रूस में भी इनक्रॉच करता है, यानी रूस पर भी हमला किया उसने। हालांकि रूस में उसकी पराजय हो गई क्योंकि रूस कोई छोटा सा देश तो है नहीं, उसको एक झटके में जीत लेंगे। यही गलती हिटलर की रही, जिसकी वजह से जर्मनी पराजित हो जाता है। हिटलर कहाँ का तानाशाह है? जर्मनी का है। और दूसरी तरफ ये भाई साहब जो देखते हैं, ये सीधा
इसको खाते हुए, कोरिया वगैरह को लेते हुए, और यहां तक उसने अपना प्रभाव, ये पूरा अगर जापान का क्षेत्र देखेंगे तो ये पूरा जापान का क्षेत्र भारत के केंद्र तक आ जाता है। यानी जापान अब भारत की तरफ हमला करने की कोशिश कर रहा है, और यूरोप में फ्रांस वगैरह तो समाप्त हो गया है। अब फ्रांस के बाद ब्रिटेन का नंबर है। अब लगता है कि ब्रिटेन चूंकि समुद्र के पार था, इसलिए वहां तक सेना नहीं जा पा रही थी जर्मनी की, और ब्रिटिश नौसेना भी बड़ी मजबूत थी, तो उसको मुकाबला करने के लिए जर्मनी को विशेष रूप से तैयारी करनी पड़ती। इसलिए ब्रिटेन तो बचा हुआ था, लेकिन लग रहा था कि ब्रिटेन भी अब शायद जर्मनी के कैप्चर में चला जाएगा। इन परिस्थितियों ने ब्रिटेन को थोड़ा कमजोर करने का कार्य किया, और जब ब्रिटेन कमजोर हुआ तो स्वाभाविक है कि दूसरे देश, खास करके यूएसएसआर यानी रूस या अमेरिका को देखेंगे, शक्तिशाली होता चला जाता है, और फिर ब्रिटेन को पर दबाव डाला जाता है कि आप भारतीय राष्ट्रवादी लोगों से थोड़ा समझौता कीजिए, नहीं तो अगर आपके हाथ से ये चला गया, क्योंकि जापान यहाँ आ चुका है, जापान धीरे धीरे यहाँ तक आ चुका है, जापान यहाँ आ चुका है, अगर जापान ने इसको कैप्चर किया तो फिर समझिए आपका सब काम तमाम ही हो जाएगा। तो ब्रिटेन ने उसके बाद कुछ संवैधानिक सुधारों के प्रयास किए गए, जिसको इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। अगर और भी मैप के रूप में देखें कि जर्मनी किस प्रकार से बढ़ रहा था, तो आप ये समझ पाएंगे इन मैपों के माध्यम से। देखिए ये वाला जो भाग है, आप ये संपूर्ण भाग जहां लाल लाल दिख रहा है, जो लाल वाला पार्ट है, ये सब जर्मनी का भाग है। यानी सब, यहाँ ब्रिटेन को छोड़ दिया जाए तो लगभग संपूर्ण यूरोप में आपको जर्मनी का प्रभाव है। यहाँ देखेंगे जो लाल वाला भाग है, ये जापान का प्रभाव दिखा रहा है, और भारत के एकदम नजदीक म्यांमार में, भारत की सीमा पर यानी नागालैंड तक जापान आ चुका है। तो डर तो लगेगा ना, ब्रिटिश को डर लग रहा है कि अब हमारा शायद जाने वाला है साम्राज्य। ये वर्तमान यूरोप का मैप है, अगर आप समझ पाएं तो। और एक मैंने यहाँ पर ये शायद काम नहीं करेगा, काम ये लिंक नहीं करेगा, नहीं तो मैं आपको एक लिंक दिखाता हूँ अभी। एक मिनट रुकिएगा, एक मैं आपको लिंक दिखाता हूँ जिसमें कि आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से जर्मनी का विकास हो रहा है, किस प्रकार से जर्मनी बहुत तेजी से आगे बढ़ पा रहा है। जरा इस मैप को अगर इसको आप समझ पाए तो देखते हैं कितना आप जर्मनी के डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। देखिए उस समय का ये मैप है जब आप देख रहे हैं, ये पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो जर्मनी ने किस प्रकार से कैप्चर करना शुरू किया था, किस प्रकार से जर्मन कैप्चरिंग हो रहा है, जर्मनी का कैप्चरिंग हो रहा है। देखिए ये मंथ वाइज दिखा रहा है कि किस प्रकार से ये जर्मनी है, जर्मनी का क्षेत्र है, और ये किस प्रकार से आप देखेंगे कि हर मंथ, आप इसमें ध्यान से मैं आपको देखिएगा, देखिए किस प्रकार से एक्सपेंड हो गया, किस प्रकार से एक्सपेंड हो रहा है, यानी हर महीने जर्मनी का विकास हो रहा है। अब देखिए किस प्रकार से एक्सपेंशन हो रहा है जर्मनी का। देखिए पूरा यूरोप ये जर्मनी फैलता चला गया, जबकि एक छोटे से क्षेत्र में था। अब देखिए कितने तेजी से आगे बढ़ रहा है, रूस तक चला गया, लेकिन फिर 45, अब देखिए यहाँ तक पूरा का पूरा, लेकिन अब धीरे धीरे ये सिमटना शुरू करेगा, क्योंकि जब मित्र राष्ट्रों के द्वारा प्रयास प्रारंभ होता है तो फिर घट करके कहाँ जाता है, चले आता है अपने ही क्षेत्र में, जो लास्ट का जर्मनी का क्षेत्र है वहाँ पर चला आता है, और जर्मनी इस प्रकार से विभाजित होता है। जो वर्तमान जर्मनी देखेंगे वो असल में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को मिलाकर ये जर्मनी का वर्तमान क्षेत्र है। जर्मनी किसके अधीन संचालित हो रहा है, तो हिटलर के अधीन हो रहा है। आशा करता हूं कि आपने पूरे एक्सपेंशन को देखा होगा, किस प्रकार से ये एक्सपेंड कर रहा है हिटलर के अधीन जर्मनी, किस प्रकार से। अब देखिए किस प्रकार से ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, ध्यान से इसको देखिएगा कि ये दिसंबर 1936 है, जुलाई है, जनवरी है 37 में आप देखेंगे तो आगे पूरा का पूरा इसने इस क्षेत्र को कैप्चर कर लिया। 38 की बात हो रही है, ये भारत से मिला करके देखेंगे। 39 की बात हो रही है, 39 में आप देखिए, अब देखिए 39 के बाद जब वर्ल्ड वॉर प्रारंभ होता है तो किस प्रकार से जर्मनी छाता चला जाता है, संपूर्ण यूरोप इसके अधीन आता चला जाता है। लेकिन फिर 42 के बाद, या 42 तक देखिए आप, 43 तक देखिए मैक्सिमम पर पहुंच गया, फिर लेकिन उसके बाद जर्मनी की पराजय हो जाती है और धीरे धीरे जर्मनी सिमटता चला जाता है अपने दायरे में। फिर जर्मनी का एक तरह से वर्ल्ड वॉर में इसकी भूमिका समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने यह देखा
कि जब ब्रिटिश की हम बात कर रहे हैं, जब ब्रिटिश की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश भला इस समय 1942 में इस जर्मनी के कारण क्यों घबराए हुए थे, जर्मनी और जापान के कारण क्यों घबराए हुए थे, ये समझने वाली बात है। क्योंकि जिस तेजी से प्रसार हो रहा है जर्मनी का, वह मतलब कल्पना से पड़े, इसको ब्रिज क्रिक कहते हैं। वैसे जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इस घटना ने जर्मनी का जिस प्रकार से प्रसार हो रहा है, जापान का जिस प्रकार से प्रसार हो रहा है, इस घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया, भारत को भी प्रभावित किया। क्योंकि अब लग रहा था कि जैसे कि भारत भी जापान के कब्जे में चला जाएगा, तो जापान कब्जे में चला जाए उससे अच्छा है कि भारत के लोगों का हम समर्थन प्राप्त कर लें। ब्रिटेन के द्वारा यह सोचा जा रहा है। और इसी क्रम में बहुत सारी घटनाएं होती है। एक घटनाएं आपको भारत से बाहर भी दिखाई देगी, जिसको हम आज़ाद हिंद फौज की घटना कहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जब 1939 में अलग होते हैं कांग्रेस से, तो फिर उनको गिरफ्तार करके नज़रबंद कर लिया जाता है घर में। लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से भाग करके रूस पहुँचते हैं, अफगानिस्तान होते हुए रूस गए, और रूस से वो जर्मनी चले जाते हैं, क्योंकि उस समय रूस और जर्मनी के बीच में अच्छा संबंध था। रूस से वो जर्मनी चले गए, लेकिन जर्मनी में जाकर के उन्होंने देखा कि हिटलर जो है उनकी सहायता नहीं करना चाहता है। फिर वो जर्मनी से सिंगापुर चले आते हैं, जो जापान के नियंत्रण में था, और जापान ने सहायता की, एक सेना बनाने में मदद की जिसको आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। और वह सेना भारत की तरफ आती है। उनको लगा कि इस सेना के बल पर हम भारत पर कब्जा कर लेंगे। एक गलत अवधारणा मैं मानता हूँ, क्योंकि ब्रिटिश सेना बहुत बड़ी थी, उसकी तुलना में आज़ाद हिंद फौज की सेना बहुत छोटी थी। आज़ाद हिंद फौज की सेना ने यह सोचा था कि जैसे मैं भारत की तरफ आऊँगा तो भारत के लोग उमड़ करके मुझे सहायता करने के लिए आ जाएंगे और हमारी सेना बड़ी हो जाएगी। ये गलत अवधारणा थी, एक बहुत ही समझें कि पीछे की अवधारणा थी। ऐसा हुआ नहीं, और आज़ाद हिंद सरकार या आज़ाद हिंद फौज का भी पतन हो जाता है। तो इस क्रम में हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित होता है इन सभी घटनाओं से जो मैंने अभी बताया। कुछ बातें पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, एक बार बता देंगे। गुड मॉर्निंग। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सब कुछ ठीक है। अपनी पहले जब भी यहाँ शिकायत करें कि क्लास नहीं चल रही है, तो पहले अपना सिस्टम आप चेक करना चाहिए, क्योंकि क्लास चल रही है तो चल ही रही है। अगर नहीं चलेगी तो तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन बैच एप्लीकेशन पर आएगा, ठीक है। जो मैं पूछना चाहता हूँ उसके बारे में आप कंफर्म करेंगे कि यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। जो मैंने कुछ एक परिप्रेक्ष्य बताने की कोशिश की है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ा है, तो जर्मनी वगैरह के नाम ही को आप समझ सकते हैं कि जर्मनी कहाँ था, एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, ये सब आप केवल समझ में ही बना सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि पूरी बातें आपको क्लियर फिर भी नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि आपने पूरा संपूर्णता में पढ़ा ही नहीं है, और एक भी बातें अगर पीछे की बातें क्लियर नहीं हुई है तो उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, इससे अधिक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। अब जरा देखते हैं कि घटनाक्रम किस प्रकार से घटित होता है, किस प्रकार से घटित होता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो ये आपका मैप है, किस प्रकार से घटित होता है ये घटना। अब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान का राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या होता है, एक एक लाइन में समझते हुए चलते हैं। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध तब प्रारंभ हुआ जब जर्मन तानाशाह हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड एक देश था जो जर्मनी और रूस के बीच में है। अगर अभी आप मैप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। पोलैंड एक छोटा सा देश था। हालांकि पोलैंड के साथ नाइंसाफी हुई थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड को कुछ ऐसे सुविधाएं दी गई थी जिसकी वजह से जर्मनी दो भागों में विभाजित हो गया था। हिटलर ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था कि जर्मनी को एक करके रहेंगे, इसलिए सबसे पहले उसने अन्य देशों को जीतने के बाद सबसे लास्ट में उसने पोलैंड पर भी हमला कर दिया, जबकि पोलैंड को ब्रिटेन ने संरक्षण दिया हुआ था। ब्रिटेन फ्रांस ने कहा था कि अगर पोलैंड पर हमला होता है तो ये मेरे देश पर हमला हुआ माना जाएगा और मैं पोलैंड की सहायता करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। वही हुआ, जैसे हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में उतर जाता है। तो सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध तब प्रारंभ हुआ जब जर्मन तानाशाह हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात ब्रिटेन ने बिना भारतीयों से परामर्श किए भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। यानी ब्रिटेन को जब युद्ध में जाना था तो उसने भारत को भी कह दिया कि यह भी युद्धरत राष्ट्र है, क्योंकि ये मेरा ही पार्ट। गलत बात है, क्योंकि भारत का यूरोप के घटनाओं से कोई लेना देना है नहीं।
अगर वहां जर्मनी कुछ कर रहा है तो उसमें भारत का क्या लेना देना है। तो ब्रिटेन ने भारतीय संसाधनों का दोहन करने के लिए कह दिया कि भारत भी एक युद्धरत राष्ट्र है। वैसे तो कांग्रेस फासिस्ट आक्रमण के शिकार देशों से सहानुभूति रखती थी, लेकिन लोकतांत्रिक शक्तियों की सहायता करना चाहती थी तथा लोकतांत्रिक शक्तियों की सहायता करना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस मानती थी कि एक गुलाम राष्ट्र से बेहतर एक स्वतंत्र राष्ट्र सहायता कर पाएगा। देखिए, फासिस्ट शक्ति यहां पर एक शब्द आया है। फासिस्ट आक्रमण का मतलब क्या है? फांसीवाद एक अवधारणा है शासन की। फांसीवाद, नाजीवाद, सर्वसत्तावाद, ये सब बातें, या लोकतंत्र, ये सब अवधारणा आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते होंगे। फासिस्ट अवधारणा है जिसमें कि एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाना स्वीकृत किया जाता है। माना जाता है कि सभी व्यक्ति योग्य नहीं होते हैं शासन करने के लिए, इसलिए एक ही व्यक्ति डिक्टेटरशिप का काम करेगा, एक ही व्यक्ति तानाशाही शासन लागू करेगा और सभी व्यक्ति पर समान रूप से शासन करेगा। ऐसी फांसीवादी अवधारणाएं या फासिस्ट अवधारणाएं जो होती है, वह उग्र राष्ट्रवादी अवधारणा होती है। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब है कि हम कैसे दूसरे देश को भी अपने देश में मिला लें, अपने देश को तो की सुरक्षा करें, लेकिन दूसरे देश को भी हम अपने देश में मिलाते चले। ये उग्र राष्ट्रवादी अवधारणा है। एक राष्ट्रवादी अवधारणा है जिसको हमने पहले पढ़ा है कि अपने राष्ट्र की हम सुरक्षा चाहते हैं। उग्र राष्ट्रवादी अवधारणा है कि अगर हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा करें तो उसके लिए जो भी एक तरह से शत्रु है, आसपास के शत्रु हो सकते हैं, उन पर भी कब्जा कर ले। जैसे भारत में अभी देखेंगे कि राष्ट्रवादी अवधारणा वाली सरकार है, जैसे जो भी सरकार अभी है केंद्र में, वह राष्ट्रवादी अवधारणा को परिपोषित करती है, इसलिए राष्ट्रवाद की बात करेगा। अक्सर सरकार को कहते सुनेंगे कि मैं पीओके को भी मिला लूंगा, पाकिस्तान पर को भी जीत लूंगा, ऐसा कहते सुनेंगे। यह अवधारणा एक उग्र राष्ट्रवाद की तरफ जाता है। अभी तो नहीं, लेकिन अगर यही अवधारणा बहुत मजबूत हो जाए तो हम मान के चलेंगे कि हम उग्र राष्ट्रवादी हो रहे हैं, यानी अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हम दूसरे राष्ट्र को भी मिटाना चाह रहे हैं। तो बहरहाल यहां पर हम क्या देखते हैं कि कांग्रेस ऐसे विचारधारा का समर्थन नहीं करती है। कांग्रेस लोकतंत्रात्मक विचारधारा का समर्थन करती है। लेकिन कांग्रेस का मानना था कि भाई हम आपकी सहायता कैसे करें, हम तो गुलाम देश है, हमारे ऊपर आपका कब्जा है, तो हम आपकी सहायता कैसे करें? अच्छा होगा कि आप हमें स्वतंत्र कर दीजिए, फिर मैं आपकी सहायता कर दूंगा। समझ रहे? कहने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस के द्वारा कि मैं गुलाम हूं तो मैं आपकी सहायता कैसे करूंगा, आप मुझे फ्री कर दीजिए, मैं आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाऊंगा। कांग्रेस का यही कहना है। वैसे तो कांग्रेस फासिस्ट आक्रमण के शिकार देशों से सहानुभूति रखती थी तथा लोकतांत्रिक शक्तियों की सहायता करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस मानती थी कि गुलाम राष्ट्र से बेहतर एक स्वतंत्र राष्ट्र सहायता कर पाएगा, क्योंकि गुलाम राष्ट्र कैसे सहायता किसी की कर सकता है। अतः कांग्रेस की मांग थी, यदि सरकार युद्ध प्रयासों में कांग्रेस की सहायता चाहती है, अतः कांग्रेस की मांग थी यदि सरकार युद्ध प्रयासों में भारतीयों की सहायता चाहती है तो या तो भारत को स्वाधीन घोषित कर दे, यानी भारत को कह दे कि आप फ्री हो गए, या फिर उन्हें अधिक अधिकार दिए जाए। या तो भारत को आप फ्री कर दीजिए, तब हम आपकी सहायता कर पाएंगे, या फिर भारत को इतना तो अधिकार दीजिए कि आपकी सहायता करने के लिए कोई प्रेरित हो जाए। कांग्रेस का कहना है कि हम आपके साथ हैं, मैं जर्मनी के बिल्कुल खिलाफ हूं, जापान के बिल्कुल खिलाफ, लेकिन भाई आपकी सहायता करेंगे तो कुछ तो मिलना चाहिए। या तो मुझे फ्री कर दो आप, या फिर इतनी हेल्प कर दो, इतना पावर मुझे दे दो कि सत्ता चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ब्रिटिश सरकार ने न केवल कांग्रेस की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों और राजा महाराजाओं को कांग्रेस के खिलाफ करने की कोशिश भी करने लगा। ब्रिटिश सरकार अपनी नीति के अनुरूप कहती है, कांग्रेस की मांग को तो नहीं ही मान। दूसरा, कांग्रेस के प्रभाव को कम करने के लिए सांप्रदायिक तत्वों को आगे बढ़ाने लगा। सांप्रदायिक तत्वों का मतलब जो संप्रदायवाद की बात करता है, जैसे मुस्लिम लीग है, केवल मुसलमानों की बात करता है। हिंदू महासभा है, केवल हिंदुओं की बात करता है। राजा महाराजा जो आधे भारत पर कब्जा किया हुआ है, उसकी बात करता है कि भाई राजा महाराजा को हम साथ ले लेंगे, कांग्रेस की हमें जरूरत नहीं होगी। अब कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया कि अगर कांग्रेस यहां पर हाथ रख करके बैठी रहती तो कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाता, ब्रिटिश सरकार उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर देती। ऐसे में कांग्रेस ने एक आंदोलन चलाने का निश्चय किया, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, 1942 का। तो हमने क्या देखा कि ब्रिटिश सरकार ने न केवल कांग्रेस की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यक और राजा महाराजाओं को कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश की, ताकि कांग्रेस के अस्तित्व को ही समाप्त किया जा सके।
इस आलोक में कांग्रेस ने 2 कदम उठाए। कांग्रेस के द्वारा फिर 2 कदम उठाए जाते हैं, 2 प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। पहला, विरोध स्वरूप कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। यह बात है 1939। जो कांग्रेस का प्रांतीय मंत्रिमंडल था, जो राज्यों में सरकार गठित हुई थी, सब ने कहा कि भैया मुझे क्यों आपने शामिल किया है युद्ध में, मैं आपको त्यागपत्र दे देता हूं। यानी सभी सरकारों ने स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया, विरोध दर्शाने के लिए। अगर हमारी बात नहीं आप सुनते हो तो मैं आपकी सरकार में रहूंगा नहीं। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। ये बात अलग है कि कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया तो मुस्लिम लीग बहुत खुश हुई, क्योंकि उसको तो वहां विजय मिली नहीं थी। कांग्रेस की सरकार मैक्सिमम राज्यों में स्थापित हुई थी। तो ऐसे में मुस्लिम लीग ने कहा मुक्ति दिवस, यानी हम फ्री हो गए, अब कांग्रेस से मुक्ति मिली। मुस्लिम लीग के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के राज्य सरकारों से मुक्ति मिली, क्योंकि कांग्रेस की राज्य सरकारें मुसलमानों को बहुत सता रही थी, ऐसा एक झूठा आरोप लगाया जा रहा था मुस्लिम लीग के द्वारा। तो उसने एक मुक्ति दिवस मनाया। लेकिन उद्देश्य क्या था सरकार का उद्देश्य था, यानी कांग्रेस का उद्देश्य था कि सरकार का विरोध किया जाए, और उसने त्यागपत्र दे दिया, कहा कि हम आपके शासन में रहेंगे नहीं। पहला तो उसने ये काम किया। दूसरा है कि अक्टूबर 1940 में ब्रिटिशों के खिलाफ सीमित आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया, जिसे एक नाम दिया गया है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन। अक्टूबर 1940 में एक आंदोलन चलाया। बोला पूरी आंदोलन चलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ब्रिटिशों को, और ब्रिटिशों को परेशान भी नहीं करना है बहुत अधिक, लेकिन अपनी बात तो हम रख ही सकते हैं कि भाई हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं, ब्रिटिशों ने बिना कुछ दिए ही हमें युद्ध में शामिल कर लिया है। इस बात को लेकर के एक मूवमेंट चलाया जाए, उसको सीमित पैमाने पर ही चलाया जाए, बहुत मतलब जन आंदोलन ना हो इसमें। इसलिए इसको कहा गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके द्वारा एक व्यक्ति भाषण देता, जो मुख्य नेता होता भाषण देता, युद्ध विरोधी भाषण देता, और किस तरह से भारत के साथ नाइंसाफी हुई है उसको बताता, और वह फिर आगे बढ़कर के दिल्ली की तरफ, जैसे बंबई से शुरू होना था, पवनार से शुरू हुआ, तो वह धीरे धीरे भाषण देते हुए दिल्ली की तरफ चलता, ताकि लोगों में जागरूकता हो सके, लोग जान सके कि कांग्रेस की मांग क्या थी और सरकार ने उस मांग को किस तरह से नहीं माना है। ये एक प्रोग्राम बनाया गया आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में, पहला सत्याग्रही उनको बनाया गया, और इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो निश्चय किया, जिसे व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन को सीमित इसलिए रखा गया कि ब्रिटिशों को युद्ध प्रयास में बाधा नहीं पहुंचे, क्योंकि ये लोग मानते थे, कांग्रेस के नेताओं का मानना था भाई अगर जर्मनी या जापान जीत जाता है तो यह ब्रिटेन के सरकार से ज्यादा वर्स्ट होगा, क्योंकि ब्रिटेन में फिर भी लोकतंत्र है, लेकिन यहां पर तो सैनिक तानाशाही वाला भारत को तो बर्बाद ही करके रख देगा। इसलिए ब्रिटेन को युद्ध प्रयासों में बहुत दिक्कत नहीं हो, यह भी सोच एक रखी गई थी, लेकिन विरोध भी करना जरूरी था, इसलिए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसलिए इस आंदोलन को सीमित इसलिए रखा गया कि ब्रिटिशों को युद्ध प्रयासों में बाधा ना पहुंचे, साथ ही भारतीयों की बात भी जनता के समक्ष स्पष्ट हो जाए। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बनाए गए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन बनाए गए थे? विनोबा भावे बनाए गए थे। ये हम लोग फैक्ट्स के तौर पर आगे भी पढ़ेंगे, जैसे प्रथम सत्याग्रही कौन है, द्वितीय सत्याग्रही कौन है, तृतीय सत्याग्रही कौन है, ये बताया गया है फैक्ट्स के तौर पर। लेकिन यहाँ तो फिलहाल हम केवल यही जानते हैं कि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे है। विनोबा भावे कौन है? नाम आपने सुना है? विनोबा भावे स्वतंत्रता संघर्ष के एक महत्वपूर्ण सिपाही हैं। वैसे तो लाइमलाइट में कभी उन्होंने अपने आप को नहीं रखा, गांधी जी के जाने के बाद ही कुछ आंदोलन वो चलाते हैं, जैसे भूदान आंदोलन चलाते हैं, लेकिन गांधी जी का जब आंदोलन चल रहा था उस समय भी इन्होंने बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाई थी, खास करके संगठन के स्तर पर। जो गांधीवादी संगठन तैयार हुए, इस रूप में तैयार है, वह विनोबा भावे की भी देन है। विनोबा भावे गांधी जी के प्रिय शिष्य हुआ करते थे। आगे जर्मनी द्वारा जब संपूर्ण यूरोप पर अधिकार कर लिया गया, अधिकार करते हुए रूस पर आक्रमण किया गया तथा जापान ने अमेरिका के समुद्र ठिकाने पर्ल हार्बर पर हमला करते हुए मलाया और बर्मा आदि पर अधिकार कर लिया, तब जाकर के ब्रिटिशों को भारत की चिंता सताने लगी। अब लगा कि शायद भारत हाथ से निकल जाए। जैसे संपूर्ण यूरोप पर हमने अभी मैप के माध्यम से देखा, जो वीडियो दिखाया मैंने, कि हिटलर ने संपूर्ण यूरोप पर अधिकार कर लिया,
और रूस पर भी हमला कर दिया। रूस में एक समय उसके मित्र ही हुआ करते थे, लेकिन रूस पर भी उसने हमला कर दिया, तब रूस उसके अगेंस्ट हो जाएगा। और इधर जापान बहुत तेजी से भारत की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब ब्रिटिशों को चिंता हुई कि कहीं ये लोग मिलकर के पूरे यूरोप को और पूरे भारत को न कब्जा कर ले, फिर कहाँ जाएगा ब्रिटिश भाई। इसलिए उसने अब भारतीयों के साथ समझौता करने की सोची। इस परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश सरकार अंततः कांग्रेस से समझौता करने के लिए तत्पर हो गई, और इसी तत्परता का परिणाम था कि 1942 में ही एक क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। 1942 में क्रिप्स मिशन जैसे एक आयोग को भारत भेजा गया, ताकि भारतीयों को कुछ समझौता करने के लिए तैयार किया जा सके कुछ शर्तों पर। ये शर्तें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन क्रिप्स जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही सदस्य है, उसको भेजा गया। इसमें चर्चिल प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसको भारतीयों से समझौता करने के लिए भेजा गया। एक सदस्य का ही आयोग था। चूंकि उसका नाम, जो आए थे उनका नाम ही सर स्टफर्ड क्रिप्स था, इसलिए इसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आए। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए भेजा गया। इस एक सदस्यीय आयोग ने भारतीयों को प्रस्ताव क्या दिया? इस एक सदस्यीय आयोग ने भारतीय नेताओं से बातचीत करके एक प्रस्ताव दिया कि अगर आप हमारा समर्थन करते हैं तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा। यही बात यहां पर हो रही है कि अगर आप मेरा समर्थन करते हैं तो आपको इसके बदले क्या मिलना चाहिए। तो इन्हें प्रस्ताव दिया कि ब्रिटिश सरकार जितनी जल्दी हो सकेगा भारतीयों को स्वशासन दे देगा। अब देखिए क्या कह रहा है, पूर्ण स्वतंत्रता की बात अभी भी नहीं कर रहा है। यह कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार जितनी जल्दी हो सकेगा भारत को स्वशासन देगा। स्वशासन मतलब अपना शासन देगा। कहने का मतलब है कि अभी भी हम आपको पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं देंगे। अगर कहता कि चलो जितनी जल्दी होगा आपको पूर्ण स्वतंत्रता दे देंगे, तो फिर भी एक बात है समझने वाली। अब यहां के लोग कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए। अब ये कह रहा है कि जितनी जल्दी, अभी तो नहीं दूंगा, वो भी नहीं दूंगा, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको केवल स्वशासन दूंगा। यानी ब्रिटिश सत्ता तो रहेगी, आपको भी शासन में भागीदारी दी जाएगी। भारतीयों की मांग तो पूर्ण स्वतंत्रता की है, कोई संतुष्ट होगा? तो होना तो नहीं चाहिए। इसने कहा ब्रिटिश सरकार जितनी जल्दी हो सके भारतीयों को स्वशासन देगा। इस मिशन ने कांग्रेस की यह मांग नहीं मानी कि भारत को तुरंत स्वतंत्र किया जाए। इस मिशन ने भारतीयों की यह मांग नहीं मानी कि भारत को तुरंत स्वतंत्र किया जाए, इसलिए यहां पर बातें असफल हो जाती है। यानी क्रिप्स मिशन को किसी ने स्वीकार नहीं किया, ना कांग्रेस ने ना मुस्लिम लीग ने। और एक ने तो कह दिया कि जिसे गांधी जी ने कहा कि यह तो एक पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है, पोस्ट डेट का मतलब क्या होता है? कोई चेक आपने देखा होगा, बैंक का चेक होता है, उसमें जिस डेट को हम डेट डालते हैं उसी डेट को बैंक से वह पैसा निकाल सकते हैं। और पोस्ट डेटेड का मतलब है कि आप बाद के समय का, जैसे आज मान लो नवंबर है, तो नवंबर नहीं बल्कि अगले अक्टूबर का हम दे देते हैं, अक्टूबर 2025 का देते हैं, या मान लो दिसंबर का हम कोई डेट उसमें डाल दें किसी चेक में, तो उसको हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। ऐसा हम इकोनॉमी में पढ़ते होंगे। इन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि भाई ये पोस्ट डेटेड चेक, यानी जो आप आश्वासन दे रहे हैं वह अभी के संदर्भ में नहीं दे रहे, आप बाद के संदर्भ में दे रहे। अब बाद के संदर्भ में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये कौन जानता है। जिस प्रकार से जर्मनी आपके ऊपर हावी हो रहा है, आगे आपका अस्तित्व रहेगा भी कि नहीं रहेगा ये कौन जानता है। तो किसी लेखक ने उसके आगे लिख दिया था कि दिवालिया होते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन को कह दिया, गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक, लेकिन किसी ने उसमें जोड़ दिया कि दिवालिया होते बैंक, यानी एक ऐसा बैंक पोस्ट डेटेड चेक डाल दे रहा है जो खुद ही डूबने वाला है। कहने का संदर्भ यहां था कि ब्रिटेन आश्वासन दे रहा है कि बाद में मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा या स्वशासन दूंगा, लेकिन बाद में ब्रिटेन रहेगा कि नहीं रहेगा इस बात पर ही संदेह है। ठीक है, तो इस मिशन ने कांग्रेस की यह मांग नहीं मानी कि भारत को तुरंत स्वतंत्र किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय नेता अब केवल बातों से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय नेता अब केवल बातों से संतुष्ट होने वाले नहीं थे, खासकर उस स्थिति में जबकि जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ रहा था या मर रहा था। भारतीयों को लगता था कि भाई केवल बात आप करने आते हैं, कुछ देना हो तो दो,
नहीं तो केवल ये कहना कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, अब उससे भाई संतुष्टि नहीं होगी और आपका अस्तित्व वैसे ही समाप्त होने वाला है। जापान भारत के कलकत्ता बंदरगाह पर बम्बार्डिंग कर रहा है। जापान के जो फाइटर प्लेन है वो कलकत्ता में बम गिरा रहे हैं, रोज सायरन बजता रहता था। तो भारतीयों के मन में डर सा फैल गया कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, ब्रिटेन तो यहां से जाएगा और जापान यहां आएगा तो फिर मेरा क्या हाल करेगा। अब कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि केवल बात यानी केवल आश्वासन आप दीजिए। कांग्रेस अब चाहती थी कि आश्वासन नहीं बल्कि हकीकत में वादे बदलने चाहिए। भारतीयों का मानना था, खास करके गांधी जी को लगता था कि यदि ब्रिटिश भारत को जल्द से जल्द खाली कर दे तो जापानी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि भारत और जापान के बीच में कोई दुश्मनी तो है नहीं। गांधी जी को लगता था कि जापान भारत पर इसलिए आक्रमण कर रहा है क्योंकि ब्रिटेन यहां है और उसकी दुश्मनी ब्रिटेन से है। अगर ब्रिटिश लोग यहां से चले जाएंगे तो भारत पर आक्रमण जापान क्यों करेगा, क्योंकि दुश्मनी तो है नहीं भारत के प्रति, उसकी कोई दुश्मनी जापान की नहीं। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ब्रिटेन यहां पर स्वतंत्र करके चले जाए, ताकि मतलब एक अनुमान भी गलत लगाया जा रहा था कि लग रहा था कि जापान जीत ही जाएगा, जल्दी जीतने वाला है, एक अनुमान ये आ रहा था। तो बहरहाल गांधी जी को लग रहा था कि जैसे ही जापान को यह पता चलेगा कि ब्रिटेन अब यहाँ नहीं है तो भारत पर आक्रमण करना बंद कर देगा। एक ये भी अवधारणा आती है। फिर इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ होता है। अप्रैल अगस्त 1942 के काल में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे जापानी फौजी भारत की तरफ बढ़ रही थी, फौजें कर दीजिएगा, जैसे जैसे जापानी फौजें भारत की तरफ बढ़ रही थी, भारतीयों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी और लग रहा था कि जैसे जापान भारत पर कब्जा करने वाला है। भारतीय नेता जापानी सैन्य तानाशाह शासकों के अधीन शासित होने से भयभीत हो रहे थे। उनको लगता था कि अगर ब्रिटेन के जगह जापान का सैनिक तानाशाह हो गया तब भारत का क्या हाल होगा। भारतीय नेता इस बात से भी डरे हुए थे और ऐसे में आवश्यक हो रहा था कि ब्रिटिशों को भारत से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ब्रिटिश अगर भारत से बाहर चले जाते हैं तो जापान फिर भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि जापान और भारत के बीच में कोई दुश्मनी नहीं। तो कांग्रेस ने अब फैसला किया अंग्रेजों से भारतीय स्वाधीनता की मांग मनवाने के लिए सक्रिय उपाय किया जाएगा। यानी केवल जो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा वगैरह शुरू किया था उससे कोई फायदा नहीं हुआ, ब्रिटिशों ने बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया उसके ऊपर। अब कांग्रेस को लगा कि अब समय आ गया है कि ब्रिटिश बात नहीं मान रहे हैं तो उनको मनवाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए, एक बृहद आंदोलन प्रारंभ किया जाए। और इसी आंदोलन को हम क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। इसी आंदोलन को कहते हैं, हाँ, बाद की तिथि में भुनाने वाला चेक, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहां पर अब कांग्रेस ने फैसला किया कि भाई हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए और ब्रिटिशों को दिखाना होगा कि हम आपके अगेंस्ट हैं, यानी आपको हर हालत में यहां से भारत से बाहर निकलना पड़ेगा। इसी आंदोलन को हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि नारा ही दिया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह भारत देश हमारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इसके लिए अंग्रेजों को भारत से भगाना है, इसके लिए एक नारा दिया गया था, करो या मरो, डू और डाई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मूवमेंट था। पहली बार गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि अंग्रेजों को किसी भी हालत में देश से बाहर निकालना है, चाहे उन्होंने प्रत्यक्षतः तो बातें नहीं की कि हिंसा ही करेंगे, उन्होंने कहा अहिंसक ही रहेगा, लेकिन हर हालत में अंग्रेजों को भारत से हम बाहर निकालेंगे। इसलिए इसको कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होती है, और कब बैठक होती है, 8 अगस्त 1942 को होती है। 8 अगस्त 1942 को भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक मुंबई में आयोजित होती है और इस सम्मेलन में कुछ निर्णय लिए जाते हैं। पहला जो निर्णय लिया गया कि ब्रिटिशों के खिलाफ एक भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा, जिसके लिए गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक जन संघर्ष प्रारंभ होगा। इन्होंने कहा अब खाली बोलने से नहीं होगा, करना है या मरना पड़ेगा। या तो करेंगे यानी ब्रिटिशों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, या इन प्रयासों में अपनी जान दे देंगे, लेकिन अब बीच का रास्ता हम नहीं अपनाएंगे। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया हम बीच का रास्ता नहीं अपनाएंगे, कभी भी आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की सभा को संबोधित करते हुए नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो या करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए 8 अगस्त 1942 के बैठक में
गांधी जी ने संबोधित किया। वैसे एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो इसके साथ और भी बातें जुड़ जाती है कि गांधी जी ने संबोधन में क्या क्या बातें कही। गांधी जी ने सभी वर्गों को संबोधित किया। सैनिकों को कहा कि आप भारतीयों पर गोली मत चलाना। सरकारी नौकरी वाले को कहा गया कि आप त्यागपत्र मत देना, लेकिन आप ये कह दो कि मैं कांग्रेस के साथ हूं। किसानों को कहा, सभी वर्गों को संबोधित करते हुए कहा कि आप कांग्रेस का साथ दीजिए और यह अंतिम प्रयास है। हम अंग्रेजों को या तो भारत से भगा देंगे या इन प्रयासों में अपनी जान दे देंगे, लेकिन पीछे अब नहीं हटेंगे। तो गांधी जी ने करो या मारो का नारा दिया। हालांकि सरकार युद्ध परिस्थितियों के कारण पहले से ही सचेत बैठी हुई थी, क्योंकि युद्ध चल रहा था और किसी बड़े जान आंदोलन का खतरा वो मोल लेना नहीं चाहती थी सरकार। इसलिए जैसे ही इसकी घोषणा होती है कि हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, वैसे सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जितने भी मैन लीडर थे एक रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहा गया कि हालांकि सरकार युद्ध की परिस्थितियों के कारण काफी सचेत बैठी हुई थी और किसी बड़े जन आंदोलन का खतरा नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए सरकार ने एक ही साथ 9 अगस्त के रात में कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर आंदोलन को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त करने की कोशिश की। एक झटके में सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया। जब एडवांस लेवल पर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक ऑपरेशन दिया गया, इसका नाम, इसको कहा गया है ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर कहा गया है, ऑपरेशन जीरो आवर, जीरो आवर कहा गया है। उस ऑपरेशन के तहत कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे सबको एक झटके से गिरफ्तार कर लिया। जो जहां था उसी को गिरफ्तार कर लिया। अधिकांश तो बंबई में ही मिल गया, क्योंकि सब लोग उस अधिवेशन में गया हुआ ही था। सबको रात में ही होटल से जहां भी रुके हुए थे वहां से उठा लिया और सबको अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के जेल में बंद कर दिया, ताकि जब नेतृत्व रहेगा नहीं तो आंदोलन कौन करेगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार की यह बड़ी भूल थी। अब वह समझ नहीं पाई, अब तक वह समझ नहीं पाई थी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन होगा या इस प्रकार के आंदोलन केवल अब कांग्रेस का आंदोलन नहीं रह गया था, बल्कि समाज के सभी वर्गों में जागृति आ चुकी थी और सभी वर्ग मिलकर के आंदोलन बढ़ाने वाले थे। कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी ने साइड इफेक्ट ही उत्पन्न किया कि आंदोलन हिंसक हो गया, क्योंकि जिसको जहां मन हुआ उस हिसाब से उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो एक तरह से बहुत अंग्रेजों को फायदा हुआ नहीं। कैसे? इसलिए सरकार ने एक साथ 9 अगस्त की रात कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर आंदोलन को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त करने की कोशिश की, ऑपरेशन जीरो आवर चला करके। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर अलग अलग जगह पर रखा गया और कांग्रेस को फिर से एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। यानी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कांग्रेस आंदोलन में उतर ही ना पाए। ब्रिटिशों की यह प्रतिक्रिया इस बार कारगर नहीं रही। क्यों कारगर नहीं रही भाई, बताते हैं। ब्रिटिशों की यह प्रतिक्रिया इस बार कारगर नहीं रही। ब्रिटिशों ने सोचा था कि सबको गिरफ्तार कर लेंगे, आंदोलन खत्म हो गया। अब जनता में इतनी जागरूकता आ चुकी है कि नेताओं की मोहताज अब जनता नहीं, जनता खुद ही आंदोलन चलाने के लिए तैयार है। जैसे कि प्रयागराज वाला मूवमेंट था। प्रयागराज में गया था तो पहुंचा वहां पर रात के, मुझे लगता है 12 बज रहा था, 12 या वही ऑपरेशन जीरो आवर टाइप का ही था। 12 बजे के आसपास मैंने वहां पर देखा, धरना स्थल पर जाकर के वहां बच्चे स्वतः स्फूर्त कर रहे थे। मतलब मूवमेंट जो चल रहा था वो एकदम स्वतः स्फूर्त था, उसमें किसी भी नेता की कोई जरूरत नहीं थी। और किसी नेता के द्वारा अगर योगदान दिया भी जाना चाहिए था, वह ऊपरी सपोर्ट के तौर पर दिया जाना चाहिए था। मैंने भी देखा कि यहाँ पर मैं साइड में रहा, अक्सर प्रयास यह किया, लोगों ने कहा कि आप भीड़ को संबोधित करें या वहां पर जाए या आप अपनी उपस्थिति दिखाएं, लेकिन मैंने वह करना स्वीकार नहीं किया। क्योंकि ऐसे तो सामान्य बातचीत करना अलग चीज है और भीड़ को संबोधित करना, उस भीड़ को जो कि स्वतः स्फूर्त तरीके से एकत्रित हुआ है। अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लगातार फोटोज वीडियोज वगैरह चल रहे हैं, ये सर पहुंच गए, इसने ये सहायता की, वो सहायता की। एकदम से सिर्फ फोटो खिंचाने वाली बात है और उसमें मैं तो कम से कम कथनी करने में भेद नहीं करता। मुझे कहा गया भी कि स्टूडेंट ने भी कहा, जो आप जैसे छात्र थे उन्होंने भी कहा कि सर एक बार प्लीज, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होना था। उल्टे स्टूडेंट को लगता कि कोचिंग वाले आकर के अपने राजनीति को चमका रहे हैं। ऐसा करना एकदम गैर वाजिब था इस आंदोलन के लिए, क्योंकि छात्र को किसी ने बुलाया नहीं था, छात्र स्वयं आए हुए थे। और वो छात्र जिनकी तैयारी अच्छी है और जो छात्र जिनकी तैयारी अच्छी नहीं भी है, जिनको पता है कि मेरा पीटी भी नहीं निकलने वाला है, वो भी तो वहां पर मौजूद थे।
इस आशा में कि मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो। तमाम छात्रों से बात हुई, लेकिन मैंने आंदोलन से थोड़ा सा अपने आप को फोटो वाले फ्रेम से बाहर रखा, ताकि बाद में ये नहीं कहना पड़े कि मतलब आप आए थे फोटो खिंचा करके चले गए। तो यहां भारत छोड़ो आंदोलन भी कमोबेश स्वतः स्फूर्त आंदोलन, एकदम स्वतः स्फूर्त आंदोलन। इसमें किसी नेता की अब जरूरत ही नहीं रह गई है। नेताओं को गिरफ्तार कर लेने मात्र से कोई जनता को फर्क नहीं पड़ा। नेता जैसे जनता थे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही। हमने क्या देखा, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी थी, जनता ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी। जनता बहुत हार्ड एक्शन देती है और नेतृत्व विहीन जनता ने अपने हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के आंदोलन का संचालन किया, जिसमें हिंसा और अहिंसा का कोई ख्याल नहीं रखा है। अब गांधी जी थे, कांग्रेस के नेता थे, तो वो लीड करते थे, अपने हिसाब से मूवमेंट को चलाते थे। अब गांधी जी और कोई नेता है नहीं, तो जनता को जो मन में आया, जहां हिंसा करना हुआ वहां हिंसा किया, जहां अहिंसक तरीके से संघर्ष करना हुआ वहां अहिंसक तरीके से किया। कोई रोक नहीं है। यानी आपको केवल ब्रिटिशों का विरोध करना है, चाहे वो हिंसक तरीके से करें चाहे अहिंसक तरीके से करते हैं। ये बड़ा भारी आंदोलन हो जाता है, इस मायने में बहुत भारी आंदोलन हो जाता है। ठीक है, इस समय हम क्या देखते हैं? तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर जनता ने अपने तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें हिंसा अहिंसा का ख्याल नहीं रखा गया। सरकार द्वारा बारंबार दमनकारी उपाय से जनता को क्रोध से भर दिया गया था। सरकार के बारंबारी दमनकारी उपाय ने जनता को क्रोध से भर दिया था, और जिसके पश्चात जनता के विभिन्न वर्गों ने सरकारी प्रतिष्ठानों पर लगातार हमले किए। सरकारी प्रतिष्ठानों पर खास करके जनता ने देखा कि जो सरकारी प्रतिष्ठान है, चाहे रेलवे हो, डाकघर हो, जिस प्रकार जिसमें भी सरकार का योगदान था, जो ब्रिटिशों के द्वारा सृजित किया गया था, उसको जनता ने बड़े पैमाने पर लूटा, जलाया, और लगा कि अब शायद इस कारण से हम औपनिवेशिक शोषण से मुक्त हो जाएंगे। जनता ने लगातार विद्रोह किया, हर जगह जहां जैसे नील की कोठी है उसको जला दिया, स्टेशन को जला दिया, तोड़फोड़ की गई, ब्रिटिशों की हत्या की, जो डाकघर थे उसको लूट लिया गया, ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश की गई। मतलब तमाम प्रकार के उपाय किए गए, जो सरकारी जितने भी प्रतिष्ठान थे उस पर हमला करने की कोशिश की गई। और प्रत्युत्तर में सरकार ने भी बड़ा कठिन काम किया। जैसे प्रत्युत्तर देखेंगे तो 3 जगह आप देखेंगे, खास करके संयुक्त प्रांत, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लगभग समाप्त हो गया है। लुप्त होने का मतलब क्या है? लगभग यह ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। देश के 3 स्थानों पर क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार की स्थापना कर ली। जैसे संयुक्त प्रांत के बलिया में चित्तू पांडे हैं, तामलुक मिदनापुर में मातंगी हजारा हैं, और मुंबई के सतारा में शिवाजी सावंत। इन सब ने मिलकर के यहां पर समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट, यानी पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? यानी सरकार की संस्था अपनी है, सरकार की संस्था अब काम नहीं कर रही है, उसके समानांतर अपनी सरकार, अपना न्यायालय, अपना पुलिस सब स्थापित कर लिया, और कहा कि भैया ये बलिया में चित्तू पांडे जी ने कहा मेरी सरकार चलेगी, ब्रिटिश सरकार यहां से समाप्त हो गई। वहां के सारे अधिकारी भाग भी गए थे। इस तरह से कई जगह पर हमने देखा पैरेलल गवर्नमेंट शुरू हो जाता है, पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कानूनी संस्था का मतलब होता है कानूनी और गैर कानूनी। जैसे एक लाइन मैंने कहा ना कि कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी। पहले क्या था कि कानूनी संस्था होने का मतलब है कि एक वैध संस्था है। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर एक वैध संस्था मानी जाएगी कांग्रेस, और जब वैध संस्था होगी, वैध राजनीतिक संस्था होने का मतलब है कि उसको सभी राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होंगे। भाषण देने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कुछ संपत्ति के अधिकार, ये सारे अधिकार मिलेंगे अगर कोई कानूनी संस्था है, यानी गैर कानूनी नहीं है। तो गैर कानूनी घोषित होने का मतलब है कि कांग्रेस की कोई भी गतिविधियां आप करते हैं तो आपको गिरफ्तार तुरंत कर लिया जाएगा, यानी कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए कानूनी और गैर कानूनी जैसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको हम कहते हैं लीगल और इलीगल। जैसे लीगल गतिविधि, आप सामान्यतया जीते हैं, आप समाज में रहते हैं, जीते हैं, आप हर काम करते हैं, आप बाजार जाते हैं, खाते हैं, सामान खरीदते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सब कुछ वैध गतिविधियां होंगी, यानी कानूनी गतिविधियां होंगी। अगर इसी में से आप किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो वह गैर कानूनी गतिविधियां होंगी। कांग्रेस चूंकि कानून को तोड़ने के लिए जा रहे थे,
इसलिए वो गैर कानूनी गतिविधियां करती। गैर कानूनी का मतलब सरकार की नज़र में, जनता की नज़र में नहीं। इसलिए सरकार ने उसको दबाव डालने के लिए कहा कि आप इलीगल हो, कांग्रेस का नाम भी कोई लेगा तो भी वह जेल जा सकता है, ऐसा कह दिया ताकि डर के मारे लोग कांग्रेस से दूर हो जाए। तो कई जगह पर हमने देखा पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना होती है। आमतौर पर छात्र हैं, इसमें वर्गीय भागीदारी देखी जाए तो इसमें आमतौर पर आपको दिखाई देगा कि छात्र हैं, मजदूर हैं, किसान इस विद्रोह के आधार रहे। इन्होंने बड़े पैमाने पर विद्रोह में भागीदारी निभाई। नौकरशाह सरकार के वफादार बने रहे। सरकार ने भी आम जनता पर भयानक अत्याचार किया, इन पर गोलीबारी की गई, 10,000 से अधिक लोग इसमें मारे गए। विद्रोह में शामिल गांव पर सामूहिक जुर्माना लगाया गया, ऊपर से बम्बार्डिंग की गई, यानी फाइटर प्लेन चलाया गया। बिहार के कुछ क्षेत्रों में फाइटर प्लेन से बम गिराया गया, जो गांव बहुत ज्यादा विद्रोही था, पूर्वांचल के इलाके में खास करके, उस पर फाइटर प्लेन से बम्बार्डिंग की गई। अपने ही देश पर बम्बार्डिंग किया जाना फाइटर प्लेन से, कमाल की बात है। विद्रोह में शामिल गांव पर सामूहिक जुर्माना लगाया गया। वैसे तो भारी संहार के आधार पर सरकार इस आंदोलन को कुचलने में सफल रही, लेकिन जनता ने भी इस संक्षिप्त आंदोलन के दौरान दिखा दिया कि देश में राष्ट्रवादी भावनाएं किस हद तक जड़ें जमा चुकी है और जनता संघर्ष तथा बलिदान की कितनी बड़ी क्षमता प्राप्त कर चुकी है। अब ब्रिटिशों को यह पता चल चुका था कि आंदोलन केवल जो भी ये भारत छोड़ो आंदोलन है या सरकार के खिलाफ आंदोलन है, ये केवल कांग्रेस और गांधी जी का आंदोलन नहीं, बल्कि इसमें जन सामान्य भी जुड़ चुका है। इस आंदोलन में जनता ने जिस प्रकार की भागीदारी दिखाई, वह भागीदारी अतुलनीय थी। सरकार ने अब समझ लिया ये आंदोलन जो है भारत छोड़ो वाला, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो की भावना अब हर जनता के दिल में घर कर चुकी है और भारत पर अब शासन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, भले यह आंदोलन विफल हो जाता है उसके बाद भी। ठीक है, स्पष्ट था कि जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत पर अब शासन करना अंग्रेजों के लिए मुश्किल था। स्पष्ट था कि जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत पर शासन कर सकना अब अंग्रेजों के लिए संभव नहीं था। अंग्रेजों ने इसके बाद भी अधिकांश नेताओं को जेल में ही बंद रखा, अतः 1945 तक आंदोलन की गति स्थिर ही बनी रही। लगभग धीरे धीरे आंदोलन समाप्त होता चला गया। तुरंत कांग्रेस के नेताओं को नहीं छोड़ा। शुरुआत में ही देखते हैं 2 वर्षों के अंदर ही आंदोलन को दबा तो दिया गया, लेकिन जनता फिर भी छिटपुट हमले करते रही और कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में ही रखा गया ताकि आंदोलन फिर से आगे ना भड़क जाए। तब तक अंग्रेजों की भी स्थिति ठीक होने लगी। हिटलर की पराजय हो जाती है और हिटलर की पराजय हो गई तो अंग्रेजों ने फिर से, या अंग्रेज या मित्र राष्ट्र की जो सेना है वो फिर से हावी होने लगी, तो अंग्रेजों का डर भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। आजाद हिंद फौज इसी बीच में संगठित होता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी दौरान हम देखते हैं कि आजाद हिंद फौज, जिसको हम INA कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं, यह संगठन किया जाता है किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहां पर संगठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस 1941 में भारत से छुप करके निकल करके रूस और जर्मनी होते जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंच गए थे ताकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जापान की सहायता से चला जा सके। अब यहां पर थोड़ा सा गौर करिएगा आप विचारधारा के स्तर पर। आपने पहले से भी देखा है कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की विचारधारा में अंतर थोड़ा दिखाई देगा। गांधी जी साध्य और साधन की शुद्धता में विश्वास रखते हैं। साध्य और साधन की शुद्धता में विश्वास रखने का मतलब है कि जो हम साध्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे रास्ते सही है या नहीं। एक होता है धनवान होना। मान लो सिंपल तौर पर अगर कहें कि हमें धनवान होना है, तो धनवान होने के 2 रास्ते हो सकते हैं। एक तो आप खूब मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत करते हुए पैसे बचाते जाइए, फिर धीरे धीरे करते 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 आप धनवान हो जाएंगे। एक होता है इलीगल गतिविधियों के माध्यम से धनवान हो जाना। वह भी तो हो सकता है। बहुत सारे चोर उचक्के को आप देखते हैं, उसके भी आप पास भी बहुत पैसे आ जाते हैं। बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोगों के पास देखेंगे कि पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हमारा लक्ष्य यानी साध्य है धनवान होना, तो धनवान होने के 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला तो हम सच्चरित्रता से अच्छे से कमाई करें, अच्छा बिजनेस करें, अच्छे मतलब सज्जनता से बिजनेस करें, अच्छे उपाय से हम धनवान हो जाए। हो सकता है हो जाएंगे, देरी लगेगी लेकिन होने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा है
कि हम दुश्चरित्रता से गलत काम करके धन को इकट्ठा करें, लूट मार करें, भ्रष्टाचार करें, उसके माध्यम से भी लोग धनवान हो जाते हैं। और अभी आपको दिखाई देता होगा कि जो भ्रष्टाचारी तत्व है वही धनवान हुआ पड़ा है, लेकिन आप उसके आंतरिक स्थिति को नहीं देखते। जो भ्रष्टाचारी तत्व है, गुंडा तत्व है, चोर है, उचक्के हैं, लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके बच्चे को भी देखेंगे, उसकी अगली पीढ़ी भी वैसी ही पैदा होगी। जिसके घर में शराब पिया जाता है बच्चा भी शराब ही पिएगा, ये गारंटी है, 99% की गारंटी है। शराब पीना अब सही है कि गलत है, ये अब थोड़ा चिंता की बात हो सकती है या चिंतन की बात हो सकती है। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने देखा है कि हर घर में ये एक्सेप्टेबल अब हो गया है, एक्सेप्टेबल ड्रिंक है। महिला भी ड्रिंक करती है, बच्चे भी करते हैं, पिता भी बैठ कर करते हैं, उसको बुरा नहीं माना जाता है। लेकिन हम लोग जिस पीढ़ी से हैं, जिस संस्कार से हैं, उसमें गलत माना जाता है कि सारी बुराइयों की जननी उसे ही माना जाता है। अगर मान के चलते हैं कि एक बुराई अगर परिवार में है तो वह बुराई ऑटोमेटिक दूसरे पीढ़ी पर ट्रांसफर हो जाता है। तो गांधी जी का कहना था कि जब हम साध्य लेके चलते हैं कि हमें स्वराज चाहिए तो साधन हमारे उचित होने चाहिए, क्योंकि अगर हम हिंसा के आधार पर स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे तो बाद की जनता भी हिंसक ही रहेगी और कभी भी स्वतंत्रता हमारी टिकाऊ नहीं। जबकि सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे, ये कहते हैं कि किसी भी तरह से हमें अंग्रेजों को हटाना है, चाहे हिंसा करे अहिंसा करे, अंग्रेजों को हटाना है। तो विचारधारा में दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस को जब गिरफ्तार कर लिया गया था 1939 में, सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया गया। तो नजरबंदी का मतलब होता है घर के अंदर ही आपको रहने के लिए बाध्य करना। जैसे मैं एक रूम में हूं, आपको कहा जाए केवल आप यहीं रहेंगे, बाहर नहीं जा सकते, बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट आपका नहीं होगा, कोई टेलीफोन नहीं, कोई किसी से संवाद नहीं। आप रहिए, आप घर पर रहिए, घर से बाहर आप नहीं जा सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। इसको हम हाउस अरेस्ट कहते हैं, जिसको जनरली नजरबंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और हाउस अरेस्ट करने के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि इनकी जान यहीं से ले ली जाए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस चुपके से बेस बदल करके निकल जाते हैं, यहां से अफगानिस्तान जाते हैं अलग पासपोर्ट से, और फिर वहां से रूस से जर्मनी, जर्मनी से फिर सिंगापुर आ जाते हैं। जापानियों को लगा कि एक ऐसा नेता हमारा भारत का आ गया है जिसके बल पर हम भारत पर कब्जा कर सकते हैं। तो उसने सुभाष चंद्र बोस को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, कुछ सेना दी, कहा कि सर आप लड़िए, आप आगे लड़के चलिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसी क्रम में आजाद हिंद फौज का संगठन किया। सुभाष चंद्र बोस 1941 में भारत से चुपके से निकलकर रूस, जर्मनी होते हुए जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे, ताकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जापान की सहायता से चलाया जा सके। भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के लिए उन्होंने एक फौज का गठन किया, एक आर्मी का गठन किया। उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज, सेना और सरकार दोनों का गठन किया। एक सरकार भी बना लिया जिसके राष्ट्रपति खुद ही बनते हैं, और इसी नाम से एक आर्मी भी बनाई जो भारत पर आक्रमण करता लैंड रूट से आक्रमण करना था। इस सेना को, जो आजाद हिंद फौज की सेना थी, उस वायुयान से नहीं आना। जापान ने सहायता नहीं दी कि आपको मैं फाइटर प्लेन देता हूं, आपको सीधे भारत में उतार दूंगा, यह बात समझना चाहिए। ना कोई जहाज दिया कि आप शिप से जाकर के हमला कीजिए। उन्होंने कहा कि आपको भाई लैंड रूट से जाना पड़ेगा। अब सिंगापुर, मलाया, कंबोडिया होते हुए, म्यांमार होते हुए भारत की तरफ आना है, बड़ा मुश्किल काम होगा। इतनी लंबी दूरी तक यात्रा करना, ना आपके पास टैंक है, ना गाड़ी है, ना सुविधाएं हैं, सैनिक भी संख्या में कम है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने, चूंकि जीवट वाले व्यक्ति थे, प्रचंड राष्ट्रवादी थे, तो उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे। और इसी क्रम में उन्होंने एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सब हम पढ़ते हैं एडवांस लेवल पर। आजाद हिंद फौज तथा इसी नाम से एक सरकार की स्थापना की सिंगापुर में। इस कार्य में उन्हें पुराने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का भी साथ मिला। हालांकि ऐसा प्रयास ब्रिटिश सेना के अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा पहले भी किया जा चुका था, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह पहले सक्सेस नहीं रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने जिस आजाद हिंद फौज का गठन किया, उसमें दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीय भी शामिल थे और जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार किए गए भारतीय सैनिक भी शामिल थे। यानी जो सेना बनाई गई थी वह एक तरह से उन सैनिकों की मदद से भी बनाया गया था जो पहले ब्रिटिश फौज में थे, ब्रिटिश सेना में थे, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया था जापानियों के द्वारा। जापानियों ने कहा लीजिए, ये आपके देश की सेना है, आप ले सकते हैं।
और उन सैनिकों ने जो पहले ब्रिटिशों के अधीन हुआ करते थे उन्होंने भी स्वीकार किया कि चलो मैं सुभाष बाबू के साथ चलता हूं। और जो दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ भारतीय रहते थे वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। एक बड़ी सेना गठित हो जाती। बड़ी का मतलब लाखों की सेना नहीं थी, कम ही सेना थी, लेकिन ठीक ठाक सेना गठित हो जाती है और उसके मदद से भारत पर आक्रमण करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, वही है, यही मैं गोरक्षनाथ पांडे यही कह रहा हूं कि जो बुराई है ना, सामाजिक बुराई बहुत बुरी है। सुभाष चंद्र बोस जिस आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं वह दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीयों से बनता है और जो अंग्रेजों के द्वारा कुछ सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था उनके मदद से यह सेना बनाई गई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। अस्थायी सरकार का मतलब है कि यह तो भारत सरकार ही है, लेकिन यह अस्थायी तौर पर सिंगापुर में स्थापित की गई। भारत सरकार को कहाँ होना चाहिए? दिल्ली में होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में तो ब्रिटिश है। जब तक ब्रिटिशों को भगाएंगे नहीं तो वहां पर सरकार कैसे बनेगी? तो तब तक एक पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित कर लिया गया सिंगापुर में, जिसके राष्ट्रपति स्वयं सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वह सरकार गठित होती है और बहुत सारे देशों ने उसे मान्यता भी दे दी कि चलो यही सरकार ओरिजिनल सरकार है, भारत की सरकार है। लेकिन ऐसा संभव हुआ नहीं कभी कि वह सरकार भारत आ सके। सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई जिसके राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। हालांकि 1945-46 के युद्ध में जापान की पराजय के बाद आजाद हिंद फौज की भी हार हो गई। इसी दौरान माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की टोक्यो जाते हुए रास्ते में एक वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जाती है। हालांकि ये बातें थोड़ी सी अस्पष्ट। अब जापान पर परमाणु बम गिरा दिया गया। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान सरेंडर नहीं कर रहा था तो परमाणु बम गिरा दिया गया। अब परमाणु बम गिरा देने का मतलब है कि जापान को सरेंडर करना पड़ा और जापान के द्वारा जो सहायता आजाद हिंद फौज को दी जा रही थी वह भी समाप्त हो गया। अब आजाद हिंद फौज के पास तो अपना कोई संसाधन था नहीं, इसलिए सभी सैनिक गिरफ्तार हो जाते हैं। खास करके नागालैंड आकर के, जो भारत में नागालैंड है ना, वहां आकर के सभी सैनिक गिरफ्तार हो जाते हैं। एक तरह से यह मूवमेंट समाप्त हो जाता है और इसी बीच में माना जाता है, कहा जाता है ऐसा कि सुभाष चंद्र बोस की भी ताइपे, जो ताइवान की राजधानी है, वहां से एक विमान दुर्घटना में, वहां पर एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। हालांकि ये बातें विवाद का है, रहा है कि सुभाष चंद्र बोस वास्तव में वहां मरे थे, नहीं मरे थे। माना जाता है बहुत दिनों तक वो भारत में गुमनाम जीवन जीते रहे। बाद में उनकी 80 के आसपास, यानी 1980 के आसपास जाकर के देहांत हुआ। बातें बड़ी अस्पष्ट हैं और बिल्कुल पता नहीं चलता है कि वास्तव में सुभाष चंद्र बोस के साथ अंतिम दिनों में क्या हुआ। लेकिन अभी तक यह माना जाता है कि शायद वो विमान दुर्घटना में मारे गए थे। इस तरह से आजाद हिंद फौज का जो संगठन था वो बिखर जाता था। वैसे सुभाष चंद्र बोस के इन कदमों ने भारत की जनता की नजर में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिष्ठा को काफी बढ़ा दिया था और माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे त्याग करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीयों के लिए कुछ सोचा। यही वजह है कि भारत के लोग अभी भी प्यार से उन्हें नेताजी कहते हैं। नेताजी अब हम लोग अलग तरीके से बोलते हैं, व्यंग करने के संदर्भ में बोलते हैं, लो भैया नेताजी आ गए। लेकिन पहले शब्द जब नेताजी दिया गया था यह प्यार से था। नेता, नेतृत्व करने वाले को हम नेता कहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने जिस प्रकार से नेतृत्व किया था, इसलिए प्यार से भारत के लोग उन्हें नेताजी कहते थे। इसलिए उनका पूरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने काफी योगदान दिया। विश्व युद्ध के बाद का संघर्ष देखें, यानी 1945 के बाद का संघर्ष देखें तो कैसा होता है। 1945 के बाद का संघर्ष, बाद के काल को देखते हैं। 2 वर्ष का है। 45 के बाद तो 2 वर्ष में स्वतंत्र ही हो जाता है भारत। 47 में भारत स्वतंत्र हो गया। इस बीच में कुछ घटनाएं घटित होती है जिसे हमें इस चैप्टर के तहत देखना होगा। आजाद हिंद फौज का अभियान यद्यपि सफल नहीं रहा, लेकिन एक जनसंघर्ष को इसने जरूर जन्म दे दिया। वस्तुतः सरकार ने आजाद हिंद फौज के सिपाही तथा अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा प्रारंभ किया। इनमें से 3 प्रमुख जनरल शामिल थे जो पहले ब्रिटिश जनरल के रूप में सेवा दे रहे थे, लेकिन बाद में ये आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। 3 जनरल थे जिनके ऊपर लाल किले में मुकदमा चलाया गया, जिसको हम कोर्ट मार्शल का मुकदमा कहते हैं। सैनिकों का एक अपना अनुशासन होता है। सैनिक अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा चला जाएगा, आपको जेल दी जा सकती है, फांसी दी जा सकती है, कुछ भी दी जा सकती है। यहाँ पर 3 अधिकारी जो पकड़े गए थे उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया
एक अधिकारी जनरल शहनवाज थे, एक अधिकारी गुरदयाल या गुरुबख्श सिंह ढिल्लों थे, और तीसरे जो अधिकारी थे प्रेम सहगल थे। इन तीनों अधिकारी को प्रतीक तौर पर, वैसे तो बहुत सारे और भी सैनिक थे, लेकिन बड़े अधिकारी यही तीनों थे जिनके ऊपर लाल किले में मुकदमा चलाया गया, यानी एक केस दायर किया गया। इन तीनों सैनिकों ने, या इन सैनिकों ने जो आजाद हिंद फौज के साथ थे, इन सैनिकों ने ब्रिटिश राज्य की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया है, राजद्रोह का काम किया है। राजद्रोह का मतलब है राजा के प्रति द्रोह या शासन के प्रति द्रोह, शासन के खिलाफ आपने काम किया है, इस बात का आरोप लगा करके उनके ऊपर एक कोर्ट कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन जैसे ही यह सुनवाई भारत में प्रारंभ हुई, भारत की जनता के दिल में सुभाष चंद्र बोस ने जगह बना ली थी। जनता उबल पड़ती है और लगभग वैसी ही स्थिति आ जाती है जैसा कि 1942 में जनता का उबाल हुआ था। जनता एक बार फिर से आंदोलन करने के मूड में आ जाती है। सरकार को लग जाता है डर कि 1942 में किसी तरह से आंदोलन को दबाया जा सका था। अब अगर जनता उतना बड़ा आंदोलन करेगी तो क्या दबा पाएंगे या नहीं दबा पाएंगे, इस बात पर भी शंका ब्रिटिशों को अब लग रही है। तो भले मुकदमा चलाया गया, दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में इन सबको फ्री कर दिया गया, तभी जाकर के जनता शांत हो पाई। हमने क्या देखा, आजाद हिंद फौज का अभियान यद्यपि सफल नहीं रहा, लेकिन एक जनसंघर्ष को इसने जरूर जन्म दे दिया। क्या जनसंघर्ष था कि वस्तुतः सरकार ने आजाद हिंद फौज के सिपाही तथा अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा प्रारंभ किया। इनमें 3 प्रमुख जनरल थे, जनरल शहनवाज है, गुरदयाल सिंह ढिल्लों है और जनरल प्रेम सहगल है। तो सरकार ने इन तीनों जनरल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। सरकार ने इन तीनों जनरल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी, क्योंकि ये लोग पहले ब्रिटिश सेवा के अधिकारी थे। इन सैनिकों पर ब्रिटिशों ने ब्रिटिश सिंहासन प्रति निष्ठा भंग होने और गद्दारी करने का आरोप लगाया था। सेना है, सेना का अपना अनुशासन होता है। इन्होंने कहा आप हमारे सैनिक थे और आपने हमारे ही देश के खिलाफ अगेंस्ट में काम किया है, आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। देशद्रोह का मुकदमा लाया गया, गद्दारी का मुकदमा लगाया गया। लेकिन इस सैनिकों को आम जनता नायक मानती थी। आम जनता को लगता था कि हमारी ही मुक्ति के लिए तो ये लोग आ रहे थे, हमारे देश के लोग थे, प्रचंड देशभक्त थे, तो आम जनता इन्हें नायक मानती थी। अतः पूरे देश में उनकी रिहाई को लेकर विशाल जन प्रदर्शन होने लगे। जनता अब किसी भी हाल में ब्रिटिशों से मुक्ति चाह रही थी। ऐसे में यद्यपि कोर्ट मार्शल में यह सैनिक जनरल दोषी पाए गए, परंतु सरकार ने इसे रिहा करना ही उचित समझा। इसमें कुछ नेताओं के नाम आते हैं, जैसे भूलाभाई देसाई है। भूलाभाई, यहां तो नाम नहीं दिया गया है इनका, लेकिन भूलाभाई देसाई ने बचाव पक्ष में बहुत अच्छी दलीलें दी थी। जिन्ना ने भी सपोर्ट किया, नेहरू ने भी सपोर्ट किया। ये लोग वकालत अब नहीं करते थे, लेकिन वकीलों की वेशभूषा में कोर्ट पहुंचे थे ताकि बल मिल सके मुकदमे को। मूल जो लीड किया था आजाद हिंद फौज के सैनिकों के पक्ष में, वह भारत के एक बड़े वकील थे भूलाभाई देसाई, उन्होंने लीड किया था। और चूंकि हर जगह जन प्रदर्शन हो रहा है, तो सरकार ने सोचा कि बेवजह के पचड़े में पड़ने से अच्छा है इन तीनों सैनिकों को छोड़ दिया। यद्यपि उन्हें दोषी ठहराया गया कोर्ट मार्शल में, लेकिन फिर भी इन्हें रिहा कर देना ही उचित समझा। इस बीच 1946 में एक और विद्रोह हो जाता है सेना के मध्य में। इस बीच 1946 में नस्लभेद का आरोप लगाकर भारतीय नौसेना के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया, जिसे बहुत मुश्किल से दबाया जा सका। भारतीय वायुसेना में भी हड़ताल होने लगे। अब देखिए, यहां पर एक बड़ी समस्या है। ब्रिटिशों के लिए समस्या अब यह नहीं है कि जनता विद्रोह कर रही है, समस्या यह है कि अब वह सेना का समर्थन खोता जा रहा है। चूंकि जनरल पर मुकदमा चलाया जा रहा है, तो भारतीय जो थल सैनिक हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, यानी वो भी अब विद्रोह के मूड में है। ये उनको इनपुट मिल रहा है ब्रिटिशों को। शाही नौसेना, जो नौसेना सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, जो नेवी सबसे बड़ी ताकत थी, उसके भारतीय नाविकों ने विद्रोह कर दिया। इसको शाही नौसेना विद्रोह कहते हैं। 1946 का फरवरी 1946 में ये विद्रोह होता है। यानी नौसैनिक, अब जो भारतीय नौसैनिक थे खास करके, अब ब्रिटिशों के आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अब अगर नौसेना विद्रोह कर रही है, थल सेना विद्रोह कर रही है और वायुसेना विद्रोह कर रही है, तो सरकार भी दबाएगी किसी मूवमेंट को किसके बल पर? इनके ही बल पर ना। तब सरकार समझ गई कि अब यहां रहने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब हमारा सपोर्ट सेना भी नहीं कर रहा है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि पहले आजाद हिंद फौज वाला मामला था, फिर हम देखते हैं शाही नौसेना विद्रोह हो जाता है। शाही मतलब क्राउन की नौसेना, यानी ब्रिटेन की नौसेना का विद्रोह होता है। फिर हम देखते हैं वायुसेना में भी हड़तालें होती है।
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश की स्थिति इतनी पतनशील हो चुकी थी कि ब्रिटिश अब एक सैनिक और आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। इस बीच में ब्रिटेन की स्थिति बहुत पतनशील है। पतनशील का मतलब है कि पहले ब्रिटेन हर जगह अपने सामानों को बेच करके खूब मुनाफा कमाता था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये सारी प्रक्रिया ठप हो गई, अलग अलग जगह पर बहुत सारे उद्योग बन गए। अब ब्रिटेन का व्यापार उतना हो नहीं रहा था और सैन्य शक्ति तो उसकी उतनी होती ही नहीं। इसलिए यहां पर हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे यह स्थिति ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल वाली हो जाती है और यहां पर ब्रिटेन क्या करता है, अब यहां पर ब्रिटेन कमजोर पड़ जाता है। और इसके समानांतर हम देखेंगे तो रूस यानी सोवियत रूस और अमेरिका शक्तिशाली होता चला गया। अब ब्रिटेन की उतनी पूछ नहीं रह गई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो एक तरह से अमेरिका का पिछलग्गू राष्ट्र बन करके रह गया। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है ब्रिटेन को, एक तरह से पिछलग्गू राष्ट्र बन करके ब्रिटेन रह जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश की स्थिति पतनशील हो चुकी थी। ब्रिटेन अब एक सैनिक और आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व के लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। ब्रिटेन की तुलना में अमेरिका और सोवियत रूस शक्तिशाली हो चुके थे, जो भारत की स्वतंत्रता के समर्थक थे। यानी सोवियत रूस और अमेरिका भारत की स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा है और ब्रिटेन अब कुछ है ही नहीं। अब ब्रिटेन के लिए क्या मजबूरी है? मजबूरी है कि भारत को स्वतंत्र करना ही पड़ेगा भाई, कोई उपाय ही नहीं है। खुद ब्रिटेन के पास ताकत नहीं है वो भारत पर नियंत्रण रख सके, क्योंकि एक भी जन विद्रोह होता तो ब्रिटिश को भागना पड़ता है यहां से। अमेरिका और रूस कह रहा है कि नहीं भारत को स्वतंत्र को आप क्यों जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। अब ब्रिटेन के लिए मजबूरी है। ये मत समझिएगा कि केवल भारतीय आंदोलन के दौरान ही या भारतीय आंदोलन के डर से ही ब्रिटेन यहां से जा रही है, बल्कि यहां पर ब्रिटेन इसलिए भी जा रही है कि वह उसको अब कंट्रोल रहा ही नहीं है। उसके पास इतने कम संसाधन हैं कि भारत जैसे बड़े उपनिवेश पर, जहां पर कि लगातार विद्रोह हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, उस पर कब्जा करके रखना शक्ति के बल पर अब संभव नहीं है। लोग यहाँ के जागरूक हो चुके हैं। इसलिए अब इसके बाद जो भी घटनाएं आप देखेंगे सब ब्रिटिश के द्वारा मजबूरी में उठाया जाता है, क्योंकि अब ब्रिटेन को पता है कि अब भारत पर नियंत्रण हासिल करना बहुत मुश्किल रह गया है और कोई उसका समर्थक भी नहीं बचा। इस मध्य ब्रिटेन की सत्ता में भी परिवर्तन हुआ। जो वहां की चर्चिल सरकार थी वह गिर जाती है। इस मध्य ब्रिटेन की सत्ता में परिवर्तन हुआ और कंजर्वेटिव पार्टी के स्थान पर लेबर पार्टी सत्ता प्राप्त कर चुकी थी, जिसके नेता भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे और बनते हैं क्लीमेंट एटली। एटली बनते हैं यहां पर पीएम बनते हैं। जो लेबर पार्टी है, अभी तो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और मैं क्वेश्चन पूछ दूंगा कि वर्तमान में ब्रिटेन की सत्ता कंजर्वेटिव पार्टी के हाथ में है या लेबर पार्टी के हाथ में? आपको याद तो बिल्कुल नहीं होगा कि ब्रिटेन की सत्ता अभी कौन चला रहा है। तो ब्रिटेन की सत्ता जो चला रहा है वह चला रहा है लेबर पार्टी अभी भी। लेकिन अब के लेबर पार्टी में और तब के लेबर पार्टी में फर्क था। अब का जो लेबर पार्टी है वो भारत का विरोधी है, मतलब उसकी नीति भारत के एगेंस्ट ही है। लेकिन उस समय की लेबर पार्टी भारत की समर्थक थी, भारत की स्वतंत्रता की समर्थक थी। कंजर्वेटिव पार्टी जिसके नेता चर्चिल थे वो विरोधी है और लेबर पार्टी जिसके नेता क्लीमेंट एटली हैं वो समर्थक। तो इस समय सत्ता में भी परिवर्तन हुआ और वह सरकार सत्ता में आ गई जो भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करती थी। कहती थी अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो भारत को स्वतंत्र कर दूंगा। अब वह सत्ता में आ गई है तो अब स्वतंत्रता की गति तेज हो जाएगी। इस मध्य ब्रिटेन की सत्ता में भी परिवर्तन हो चुका था। कंजर्वेटिव पार्टी के स्थान पर लेबर पार्टी सत्ता प्राप्त कर चुकी थी, जिसके नेता भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक भी थे। इस लेबर पार्टी का नेतृत्व क्लीमेंट एटली के द्वारा किया जा रहा था और भारत में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी उसके अनुसार अब ब्रिटिशों को विश्वास नहीं था कि आगामी किसी भी विद्रोह की स्थिति में सैन्य बल के आधार पर इस विद्रोह को दबाने में सक्षम होगी। यानी अगर सरकार मान लेती है कि अगर भाई शासन चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई विद्रोह हुआ तो ब्रिटिशों को भागना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ब्रिटिश वहां अपनी सत्ता नहीं बचा पाएगा। यह सरकार को पूरा विश्वास हो चुका था। ऐसे मौके पर सरकार ने निर्णय लिया कि क्यों ना सावधानी से अपनी प्रतिष्ठा बचाते हुए निकल जाए। जैसे आप लड़ाई करते हैं, आप लड़ाई नहीं करते हैं, मैं उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो कहीं लड़ाई हो जाता है, कहीं लड़ाई हो जाएगा और आप कमजोर पड़ने लग जाते हैं तो भागने में ही फायदा है, नहीं तो बहुत अधिक पीटेंगे फिर।
तो वही स्थिति इसकी बन रही है। जैसे कि अभी आप अमेरिका को देखते हैं, अमेरिका 2 साल पहले अफगानिस्तान पर कब्जा करके बैठा हुआ था, और जब तालिबान हावी होता है तो अमेरिका रातों रात खाली कर देता है अफगानिस्तान को। कौन इस पचने में पड़े। वही स्थिति अब ब्रिटेन की है। ब्रिटेन को लग रहा है कि ठीक है अभी सत्ता में है, लेकिन अगर कभी विद्रोह हुआ तो सत्ता नहीं बचेगी, और ब्रिटिश भी निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे यह भी मुश्किल है, और निकल भी पाएंगे तो बड़ी मुश्किल से निकलेंगे। आधुनिक भारत थोड़ा आसान है भी पढ़ने में, कहानी है इसमें। हमने क्या देखा, यहां पर क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है। क्लीमेंट एटली वैसे भी भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि ब्रिटेन को अब पता है कि भारत पर नियंत्रण हासिल करना मुश्किल होगा। एक भी विद्रोह होता है तो ब्रिटिशों को यहां भागना पड़ेगा, जो उसकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए अच्छा है कि क्यों न चुपके से खुद ही निकल लिया जाए। तो भारतीय जनता भी अब आत्मविश्वास से भरपूर और टकराने के लिए तैयार थी। यह संघर्ष का अंतिम ही चरण होने वाला है। यह संघर्ष का चरण अंतिम होगा, भारतीय जनता को भी लग रहा था। अब हम देखते हैं कि 1945-46 में 1945-46 के मध्य पूरे देश में श्रमिक और किसान आंदोलन संपूर्ण देशी राजवाड़ों तक फैल गए। अब पहले ब्रिटिशों को लगता था कि जो देशी रियासत है उसके समर्थन से अपनी सत्ता बचा लेंगे। अब देशी रियासत खुद ही संकट में है, क्योंकि जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था बाहर अभी देशी रियासतों के अंदर नहीं था। अब देशी रियासत खुद ही संसद में है, क्योंकि उसी के देश में, उसी के अंदर अब ये मूवमेंट चल रहा है। अब देशी रियासत अपनी सत्ता बचाए कि ब्रिटिशों की सत्ता बचाए। अब देशी रियासत वाला भी आधार समाप्त हो गया है ब्रिटेन का, क्योंकि वहां पर भी श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन बड़ी तेजी से फैल रहा है। यानी पूरे देश में अब होल कंट्री में, पहले आधे कंट्री में होता था, अब पूरे कंट्री में एक जैसा मूवमेंट हो रहा है। अब क्या करे सरकार, खाली करना पड़ेगा उसे। तो यहां पर देखिए 1946 में पूरे देश में श्रमिक और किसान आंदोलन हुए, संपूर्ण देशी राजवाड़ों तक फैल गए। अब देश के किसी भी छोटे विद्रोह की स्थिति में एक तरह से लाखों लोग जुड़ जाते थे। छोटा सा आवाहन होता था, बड़ी भीड़ आ जाती थी, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता का भय ही समाप्त हो गया था। पहले डर के मारे घर से लोग नहीं निकलते थे, अब एक छोटा सा कोई विद्रोह होता है, लाखों लोग उसमें जुड़ जाते हैं। अब कैसे लाखों लोगों को आप समाप्त करेंगे भाई। पूरे देश में लगातार हड़तालें हो रही थी, जैसे तेभागा आंदोलन। इस आंदोलन में तय किया गया था कि किसानों द्वारा जमींदारों को उपज का आधा नहीं बल्कि 1/3 भाग ही दिया जाएगा। यानी सारी व्यवस्था ही चौपट हो जा रही। अब जो जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी उसमें कहा गया था कि जमींदार आधा लेंगे, आधा किसानों को रहेगा। जो बटाईदार है उसमें यही तय किया गया था कि किसान आधा लेंगे, लागत भी किसानों की रहेगी, और जमींदार भी आधा उपज ले लेंगे। किसानों ने कहा ना, मैं ये व्यवस्था ही नहीं मानूंगा, मैं 1/3 लूंगा, क्योंकि लागत भी मेरी है, तो 1/3 मैं ही लूंगा, एक ही भाग आपको दिया जाएगा। तब जमींदार भी बड़ा मुश्किल में है। तो कहने का मतलब यह है कि इतने सारे उदाहरणों के माध्यम से कि हर संस्था जो ब्रिटिशों के द्वारा स्थापित की गई थी, उन सभी संस्थाओं पर ब्रिटिशों की पकड़ अब हटती जा रही है, जनता हावी होती जा रही है। तेभागा आंदोलन बंगाल में होता है, 3 भाग का आंदोलन। इसी बीच में 1946 का चुनाव होता है। 1946 का चुनाव होता है। उपरोक्त राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में देश में 1946 का चुनाव आयोजित किया गया, जिसमें एक नई स्थिति देखी गई कि हिंदू बहुल सीटों पर कांग्रेस और मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत मिल गया। अब ये एक नई स्थिति है। नई स्थिति यह है कि पहले आपने 1937 का इलेक्शन इससे पहले देखा, जिसमें केवल और केवल कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई थी, और मुस्लिम लीग को मुस्लिम बहुल सीट पर भी पराजय प्राप्त हुई थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई। अब मुसलमानों को मुस्लिम लीग ने इस प्रकार का पाठ पढ़ा दिया है कि अलग देश लेना ही उसके लिए फायदेमंद है। अब मुसलमानों ने किसका समर्थन शुरू कर दिया? मुस्लिम लीग का समर्थन शुरू कर दिया। लेकिन हिंदुओं ने हिंदू महासभा का नहीं किया। हिंदू फिर उतने सांप्रदायिक नहीं होते, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन कर दिया। यानी हिंदू बहुल सीट पर हिंदू महासभा नहीं बल्कि कांग्रेस की विजय हो गई, क्योंकि कांग्रेस के बारे में माना गया कि यह हमारे लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव है। और मुसलमानों ने लेकिन अब मन बना लिया कि मुझे अलग देश ही चाहिए, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग को समर्थन कर दिया। इसका मतलब है कि सांप्रदायिकता चरम पर पहुंच गई। यानी देश की एक जनता, एक बड़े भाग की जनता अगर यह मान रही है कि मुझे अलग देश चाहिए, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको मनाना, और वो हिंसा पर भी उतारू है।
जिसमें एक नई परिस्थिति देखी गई कि हिंदू सीटों पर कांग्रेस और मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी मजे मिली। मुस्लिम लीग जो पहले ही विभाजन की मांग कर चुकी थी, अब वह अपने लिए और अधिक संघर्ष करने के लिए तैयार थी। इनके इन्हीं मांगों के कारण 1945 का शिमला सम्मेलन भी असफल हो गया था, और यह किसके द्वारा बुलाया गया था? बेवेल द्वारा बुलाया गया था। 1945 का एक सम्मेलन होता है शिमला। शिमला कहाँ है? कहाँ है शिमला? कुछ याद है? जब आप अधिकारी बनेंगे तो ऐसे जगह पर घूमने आपको ले जाया जाएगा, हिल स्टेशन है। अगर आपको याद हो तो जानते होंगे शिमला कहाँ है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है। जो राजधानी उसमें हुआ करती थी, ठंड के दिनों की राजधानी हुआ करती थी शिमला। तो शिमला में अंग्रेजों को बड़ा अच्छा लगता था हिल स्टेशन पर जाकर के। बहुत सारे हिल स्टेशन को अंग्रेजों ने ही बनाया है, जैसे डलहौजी है, शिमला है, मनाली है, मसूरी है। मसूरी में ही आपका प्रशासनिक अधिकारियों का लवासना भी है। वहां पर आप लोग देखने जाएंगे कभी जब सफल हो जाएंगे तो। शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और कहा गया कि भाई आपको अब सरकार चलाना है। वायसराय तो ब्रिटेन का रहेगा, लेकिन सरकार आपको चलाना है, और उसमें दोनों दलों के प्रतिनिधित्व रहेंगे। यानी 5 सदस्य मुस्लिम लीग का रहेगा और 5 सदस्य 5 सदस्य कांग्रेस का रहेगा। 4 सदस्य वायसराय के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। इन 14 सदस्य कुल रहने थे। कहा कि आप अपना अपना सदस्य दे दीजिए। कांग्रेस भी तैयार, लीग भी तैयार। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि कांग्रेस ने जो अपने 5 सदस्य भेजे उसमें 2 मुसलमान सदस्य भेजे। उनका अपना अधिकार है, क्योंकि मुस्लिम नेता भी थे, जैसे अबुल कलाम आजाद है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सब कांग्रेस के साथ थे। मुस्लिम ने कहा ना ना ना, ये नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? कहा कोई भी मुसलमान अगर है वह कांग्रेस के नहीं, मुस्लिम लीग के पक्ष में दिखना चाहिए। अब एक बहुत ही नाजायज सी मांगे थी, बहुत ही नाजायज मांगे थी कि भाई हिंदू मुसलमान क्या होता है, वह किसी भी पार्टी को तो दे सकता है समर्थन ना। अभी भी आप देखेंगे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई जो भी हो, वो अलग अलग पार्टियों से जुड़े होते हैं। इसमें तो ये नहीं कह सकते हैं ना कि इस पार्टी से ही एक धर्म के लोगों को जुड़ना चाहिए। कम ज्यादा हो सकते हैं। जिन्ना ने कहा ना, अगर मुसलमान जाएगा तो केवल मुस्लिम लीग से जाएगा, और इस बात को कहते हुए उसने शिमला सम्मेलन को भंग करवा दिया था। यह बहुत ही गलत अवधारणा थी। मुस्लिम लीग को पहले विभाजन की मांग कर चुकी थी, अब वह अपने लिए और अधिक संघर्ष करने के लिए तैयार थी। इनके इन्हीं मांगों के कारण 1945 का शिमला सम्मेलन भी असफल हो चुका था। फिर हम देखते हैं इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आता है। एक ऐसी योजना जो यहां पर संविधान निर्माण से जुड़ी हुई थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए और भारतीयों के लिए अंतरिम गवर्नमेंट बनाया जाए। कैबिनेट मिशन होता है। ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा ताकि भारतीय नेताओं से भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत की जा सके। व्यापक वार्ता के बाद कैबिनेट मिशन ने अपने निम्नलिखित प्रस्तावों को सामने रखा। कैबिनेट मिशन एक ऐसा मिशन जो कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर के बना है। रिंकू ने कहा लवासना भेजते नहीं है, मंदाकिनी पीसीएस से नहीं भेजते। लवासना जो भेजे जाएंगे ना, वो भेजे जाएंगे आपको आईएएस क्वालिफाई करने पर। अच्छा, गए हैं ना रिंकू जी? बहुत बढ़िया है। ये सब पर्यटक स्थल है जो कुल्लू मनाली है। हमने क्या देखा कि कैबिनेट मिशन एक ऐसा मिशन था जो कि कैबिनेट मंत्रियों से बना हुआ था। 3 कैबिनेट मंत्री थे जिनको भारत में समझौता करने के लिए भेजा गया, और संविधान के बारे में कि संविधान का एक निर्माण हो जाए उसके बारे में कुछ अधिकार भी उन्हें दिए गए। तो कैबिनेट मिशन आते हैं, उसमें 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव रखा, जिसके माध्यम से आशा रखी गई कि अत्यधिक क्षेत्रीय स्वायत्ता देकर राष्ट्रीय एकता बनाई जाए। ये बातें थोड़ी सी अस्पष्ट है कि क्या कह रहा है कि कैबिनेट मिशन ने 2 स्तरों वाली संघीय योजना का प्रस्ताव रखा, जिसके माध्यम से आशा रखी गई कि अत्यधिक क्षेत्रीय स्वायत्ता देकर राष्ट्रीय एकता बनाए रखी जाए। ये मतलब क्या है? तो कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया, यहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो एक अगर भारत का मैप देखते हैं तो कैबिनेट मिशन योजना ने मोटे तौर पर क्या कर दिया, भारत को 3 भागों में विभाजित कर दिया। मोटे तौर पर भारत को 3 भागों में विभाजित कर दिया इस प्रकार से, ए, बी एंड सी। ये भाग जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, समझ रहे हैं? ये वाला भाग जो है आपका असम से लेकर के पूरा का क्षेत्र यहां नहीं बल्कि थोड़ा सा और आगे कर लीजिए, यहां कर दीजिए, थोड़ा सा इसको बंगाल को भी इसमें शामिल कर दीजिए। यहां से सी भाग हो गया, ये बी, ये ए हो गया। मान लीजिए इसको ही ए कहते हैं, इसको बी, उसके मैटर नहीं करता है।
अब 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कर दिया, एक मुस्लिम और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र मिक्सअप है, क्योंकि यहां ऐसा नहीं कर सकते केवल हिंदू रहता है, मुस्लिम भी रहता है, और दूसरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कर दिया जो बंगाल का क्षेत्र है। इन्होंने कहा कि ये वर्गीकरण हमने कर दिया है और तीनों में अलग अलग यहां के जितने भी स्टेट होंगे वो सी समूह में होंगे, यहां के जितने भी स्टेट होंगे वो बी समूह में होंगे और ये ए समूह में होंगे। तीनों अपना अपना स्टेट अलग तरीके से शासन कर सकता है, अलग अलग तरीके से बातों को रखेगा, मानेगा संविधान एक ही, लेकिन यह समूह अपना होगा। जैसे यहां मान लो कि 5 राज्य हो गए, ये अपने हिसाब से चलाएंगे। अगर यहां 10 राज्य हो गए तो अपने हिसाब से चलाएंगे। ये अगर 5 राज्य है तो ये अपने हिसाब से चलाएगा। एक तरह से अस्पष्ट सी अवधारणा रखी कि भारत का धर्म के आधार पर विभाजन भी हो जाए और यह विभाजन आगे दिखे भी नहीं, ये कहने की कोशिश की जा रही है। इसको हम लोग एडवांस लेवल पर थोड़ा और विस्तृत रूप से पढ़ते। क्या लिखा गया? कहा गया तेभागा आंदोलन हो चुका था। हाँ, मुस्लिम लीग यहां भी हमने देखा कैबिनेट मिशन में 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव रखा गया, जिसके माध्यम से आशा रखी गई कि अत्यधिक क्षेत्रीय स्वायत्ता देकर राष्ट्रीय एकता बनाई जाए। इन्होंने कहा कि सभी जो राज्य के समूह होंगे स्वायत्त होंगे, अपने हिसाब से काम करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन केंद्रीय स्तर पर भी एक सरकार रहेगी जो इस पर कंट्रोल करने का कार्य करेगी। इस योजना में ब्रिटिश प्रांत और रजवाड़ों को मिलाकर एक संघ बनाया जाना था। कहा कि जो ब्रिटिश प्रांत है और जो देसी रजवाड़े हैं सब एक जैसा हो जाएंगे और एक संघ बनाया जाएगा। संघीय सरकार केवल प्रतिरक्षा, विदेश और संचार मामलों पर नियंत्रण रखेगी। प्रांतों को अपने अपने क्षेत्रीय संगठन बनाने का अधिकार दिया गया। एक स्वतंत्र तथा संघीय भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा स्थापित करने का, संघीय संविधान सभा कर दीजिएगा, संघीय संविधान सभा स्थापित करने का प्रावधान किया गया। कहा कि देखो जो ग्रुप हमने बनाया वो अपने हिसाब से शासन कर सकता है, केवल वो 3 विषय पर शासन नहीं करेगा। प्रतिरक्षा विषय पर यानी सेना एक होगी पूरे देश की, विदेश विभाग एक होगा यानी विदेश नीति एक होगी, और जो फाइनेंस संचार का मामला होगा वह भी एक होगा। बाकी जो कैटेगराइजेशन किया गया है उसको आप अपने हिसाब से शासन करिए। जिन्ना को लगा कि चलो पाकिस्तान तो नहीं मिला लेकिन हमें तो एक्स्ट्रा ही मिल रहा है पाकिस्तान से। जिन्ना पाकिस्तान केवल मानता था कि पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर क्षेत्र का हिस्सा मिलेगा उसे, लेकिन उसे तो बंगाल भी मिल रहा है, पूरा पंजाब मिल रहा है और ऊपर से असम का क्षेत्र भी मिल रहा है। तो जिन्ना को लगा ये तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है भाई, पाकिस्तान बना के ही क्या करेंगे। जिन्ना ने कहा कि ठीक है मैं इसको स्वीकार करता हूं। अब कांग्रेस थोड़ा सा उपापोह में रही। अभी एक वेब सीरीज आई है, आप लोग टीवी या वेब सीरीज नहीं देखते होंगे, एक किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, कॉलिन लेपियर एंड कॉलिंस का एक बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट। रात के 12 बजे हिंदी में भी उसकी बुक आती है, कभी मौका लगे तो फ्रीडम एट मिडनाइट का जो हिंदी वर्जन है रात के 12 बजे करके एक किताब आती है, कॉलिन्स एंड लैपियर की है, बहुत अच्छी बुक है, राजकमल पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। मैंने वह बुक देखी है, पढ़ी है, हिंदी वाली भी पढ़ी है। तो फ्रीडम एट मिडनाइट करके एक वेब सीरीज आया है सोनी लिव चैनल पर। मैं सोनी लिव का प्रचार नहीं कर रहा हूं। तो जो बच्चे, जिन बच्चों के पास ऐसे एक्सेस होते हैं या जो बच्चे ऐसे जानते होंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म को, वो बच्चे चाहें तो उस वेब सीरीज को देख सकते हैं समय निकाल करके। इस काल की घटना जो मैं बता रहा हूं उसको विजुअल इफेक्ट उत्पन्न आपका हो सकता है। आप खरीद करके मत पढ़ना, क्योंकि 1000 रुपये का तो सब्सक्रिप्शन ही होगा और फिर आप फंस जाएंगे। बहुत सारे उसमें बहुत सारे कंटेंट और भी होते हैं। मैं आपको देखने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन जो बच्चे प्रबुद्ध हैं, जिनके पास एक्सेस होता है, एक सीरीज देखा जा सकता है जिसको हम कहते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट करके एक सीरीज आई है, हर भाषा में डब किया गया है। अच्छी सीरीज होगी, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं। मैंने देखा नहीं और देखने की फुर्सत कब होगी। तो यहां पर उसी दौरान की बात हो रही है कि किस प्रकार से यहां पर जो वर्गीकरण किया गया था उसके साथ किस प्रकार से एक संघीय ढांचे को संबद्ध किया गया था। संघीय सरकार केवल प्रतिरक्षा, विदेश और संचार मामलों पर देखती, और एक तरह से इसमें हमने क्या देखा कि प्रांतों को अपने अपने क्षेत्रीय संगठन बनाने का अधिकार दिया गया। एक स्वतंत्र और संघीय भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु संघीय संविधान सभा के स्थापना की भी बात की जाती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि प्रावधान किया गया कि एक अंतरिम मंत्रिमंडल गठित होगा, एक इंटरिम गवर्नमेंट गठित होगा
और जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसी दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा किया, 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की कि ब्रिटेन हर हालत में भारत को जून 48 तक स्वतंत्र कर देगा। एक बड़ी घोषणा कर दी, एक डेट दे दिया कि ब्रिटेन किसी भी तरह से जून 48 तक भारत को स्वतंत्र करेगा ही करेगा, यह घोषणा कर दिया गया। अब तो लगने लगा कि भारत आजाद होने वाला है, अब तो डेट आ गया कि जून 48 से पहले ही हम स्वतंत्र आपको कर देंगे। और इसके लिए उन्होंने वायसराय को भी चेंज किया, माउंटबेटन को यहां पर वायसराय बना करके भेजा जाता है। इस योजना को लागू करने के लिए लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बना करके भेज दिया गया, ताकि योजनाएं तेजी से लागू की जा सके। एक ही साल में होना है। देखिए, फरवरी में घोषणा ही किया जा रहा है और कह रहा है कि एक साल के अंदर मैं आपको स्वतंत्र कर दूंगा। तो योजना तो बनानी पड़ेगी ना कि किस प्रकार से स्वतंत्र किया जाएगा। इसके लिए माउंटबेटन को भेजा गया। फिर आता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना इस दौरान आया, क्या कहता है, कैबिनेट मिशन योजना और अंतरिम सरकार की अवधारणा फलीभूत नहीं हो सकी। देश में विभाजन के पक्ष या विपक्ष को लेकर भारी सांप्रदायिक दंगे फैल गए। लोग अब आपस में ही लड़ने लगे। एक समर्थक वर्ग था, एक विरोधी वर्ग था। जो हिंदू समूह है वो कहता है विभाजन नहीं होगा, जो मुस्लिम समूह है वो कहता है विभाजन होगा, और आपस में ही दोनों भयानक सांप्रदायिक दंगों के जाल में फंस जाते हैं। कत्लेआम हो जाता है। जो योजना प्रस्तुत की गई थी उसमें जो क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर दिखाया जा रहा था उसमें हिंदू जो लोग थे उनका भारी कत्लेआम किया गया। जैसा आप एक फिल्म भी पहले आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा, बहुत पहले स्वतंत्रता के तुरंत बाद यह फिल्म बनी थी, गरम हवा करके फिल्म बनी थी। एक आपने लोकप्रिय तौर पर देखा होगा, तो शायद 2000 के आसपास का होगा, जो गदर मूवी बनी थी, उसमें भी इस चीज को दिखाया गया, किस प्रकार विभाजन की पृष्ठभूमि को वहां पर भी दिखाया गया। ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां वाले, उपन्यास वाले बुक मिलते हैं आपको, जिसमें कि बड़े पैमाने पर जनता का स्थानांतरण हुआ। जो यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या थी वह पाकिस्तान जाना चाह रही है, और बड़े पैमाने पर लोग गई भी, लेकिन इतनी ही, मतलब जितनी गई उससे कई गुना ज्यादा मुसलमान भारत में ही रह गए। और हिंदू जनसंख्या जितना वहां से आई लगभग उतना ही वहां पर भी रह गई, क्योंकि जनसंख्या जो बसा था, अपने घर बसाए थे, वो हिंदू मुस्लिम करके तो कोई नहीं बसाया था, जो जिसको मन हुआ वहां बस गया। यहां भारत में हिंदू और मुस्लिम मिल करके सब दिन रहते थे, साथ रहते थे। लेकिन विभाजन का दंश ऐसा हुआ कि अपने पड़ोसी पर ही लोगों ने हमला किया। और अभी भी यही होता है, जब दंगे होते हैं धर्म के आधार पर, तो हमला करने का वाले कोई विदेश से नहीं आते, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या ब्रिटेन से नहीं आते, पड़ोसी ही होते हैं, आसपास के लोग ही होते हैं। इतना लोग सेंसलेस हो जाता है धर्म के नशे में, इतना लोग सेंसलेस हो जाता है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। इसलिए हमेशा धार्मिक अप्रोच की आलोचना की जाती है कि धर्म को रखिए, बस केवल अपने तक सीमित रखें, दूसरे के ऊपर अपना धर्म लागू करने की कोशिश ना करें। लेकिन बहुत सारे कट्टरपंथी हैं जो इस बात को ध्यान ही नहीं देते, इतने बेवकूफ है, मूर्ख है। मैं धर्म के आधार पर जो लड़ते हैं उनको मैं मूर्ख से भी मूर्ख मानूंगा। उससे बड़ा घिनौना इंसान हो ही नहीं सकता है जो धर्म के आधार पर लड़ाई करता, क्योंकि धर्म आपको जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता। लेकिन धर्म के आधार पर लड़ना है, साथ रहते लड़ना है धर्म के आधार पर। अरे भाई, आर्थिक आधार पर लड़ो तो एक बात है, खैर चलिए। यहां हमने देखा कि बड़े पैमाने पर जनता का स्थानांतरण होता, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे फैल गए, क्योंकि लोगों ने माना अब यह क्षेत्र मेरा है। यह भी अवधारणा एक आ जाती है, इसको भगा देंगे तो इसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। ये सभी भावनाएं आ जाती है, बुरी भावनाएं हावी हो जाती है। सांप्रदायिक दंगे फैल गए। ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय नेताओं को भी लगने लगा कि यह विभाजन अब अनिवार्य है। मार्च 1947 में माउंटबेटन ने दोनों पक्षों से विस्तृत वार्ता कर यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि भारत का धर्म के आधार पर विभाजन होगा और फिर दोनों पक्षों को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। यह था आपका मूलभूत जो चैप्टर था वह। फिर हम क्या देखते हैं कि माना जाता है कि बड़े पैमाने पर फैले हुए सांप्रदायिक दंगे को देखते हुए कांग्रेस भी इस विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। राष्ट्रवादी नेता गांधी, नेहरू, पटेल आदि भी विभाजन के लिए तैयार हो चुके हैं। माउंटबेटन योजना के कुछ प्रोविजन क्या रहे कि भारत का 2 हिस्सों में विभाजन होगा, देशी रियासतों को स्वतंत्रता होगी, वह इनमें से किसी एक राज्य में शामिल हो जाए या स्वतंत्र रहे।
देशी रियासतों को कहा गया कि आप इनमें से किसी एक में शामिल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्वतंत्र रहना है तो आप स्वतंत्र भी रह जाइए। इस स्वतंत्र रहने वाले अधिकार का प्रयोग 3 लोगों ने कर लिया, 3 देशी रियासतों ने कर लिया। एक हैदराबाद ने कर लिया, एक जूनागढ़ ने कर लिया, एक कश्मीर ने कर लिया। इन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्र रहूंगा जी। ये प्रोविजन ही गलत था, जिसकी वजह से भारत अभी भी समस्या में ग्रसित है। देशी रियासतों को स्वतंत्रता होगी, वह इनमें से किसी एक राज्य में शामिल हो जाए अथवा स्वतंत्र रहे, यह भी प्रोविजन रखा गया। वैसे सरदार पटेल की सूझबूझ से जितने भी राजबारी भारत के अंदर थे वो सभी भारत में शामिल हो गए सूझबूझ से, तथा राजबारों में आप फाइल नहीं, यहां लिख देंगे फैल रहे व्यापक आंदोलन के प्रभाव में अधिकांश देशी रियासत भारत में शामिल हो गई जो भारत के अंदर थी। केवल 3 राजबारे अनिश्चितता की स्थिति में रहे, जिसको हम कहते हैं जूनागढ़, हैदराबाद और आपका कश्मीर। अगर देखा जाए जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर कहां है, तो जूनागढ़ को देखेंगे तो आपका यहां पर ये दिखाई देगा बॉर्डर एरिया, ये यहां पर दिखाई देगा एग्जैक्ट यहां पर। हैदराबाद दिखाई देंगे, यहां पर हैदराबाद है, और कश्मीर तो भैया ये कश्मीर है ही। ये तीनों स्वतंत्र रह गए, इन्होंने कहा कि मैं किसी में शामिल नहीं होऊंगा। अब दिक्कत यह है कि हैदराबाद भारत के बीच में है, स्वतंत्र रहेगा तो फिर भारत के लिए हमेशा समस्या बनी रहेगी। हैदराबाद को समुद्र कैसे मिलेगा, या मान लो कि हैदराबाद अन्य राज्यों से अगर संपर्क करेगा, जैसे अभी आप देखिए समस्या क्या थी कि अगर ये श्रीलंका है, मान लो ये बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश में चाइना आता है तो फिर भी वो साइड का है ना। अगर चाइना अपना शिप लेकर के यहां आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और भारत के अंदर ही अगर देश होता और चाइना अगर यहां अपना फाइटर प्लेन शुरू कर देता ऑपरेशन करना, तो भारत की सुरक्षा के लिए कितना खतरा हो जाता। भारत ने कहा यह अनएक्सेप्टेबल है, तो एक ऑपरेशन पोलो चलाया, इसको जीत लिया। जूनागढ़ किसी तरह से दीवान को मिलाकर के, राजा को मिलाकर के, दीवान तो नहीं चाहता था, दीवान चाहता था पाकिस्तान में जाए, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर पर है। अभी भी पाकिस्तान को देखिएगा, जूनागढ़ को अपने ही टेरिटरी में दिखाता है, कहता है जूनागढ़ तो मेरा है। हुआ क्या था वहां पर, जूनागढ़ वाली कहानी बड़ी दिलचस्प है। जूनागढ़ में प्रधानमंत्री जो थे उसके दीवान थे, वो भुट्टो साहब थे, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते। वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए। जूनागढ़ की जनता जो अधिकांश हिंदू है वो चाहती है कि भारत में रहे। तो एक तरह से भुट्टो ने लिख करके भी पाकिस्तान को दे दिया कि मैं आपके अंदर शामिल होने के लिए तैयार। पाकिस्तान उसी को आधार बना के अभी भी कहता है कि भाई जूनागढ़ तो मेरा है, आपने जबरदस्ती उस पर कब्जा किया हुआ है, जबकि वह तो अवैध तरीके से लिखा गया था। अब फिर कश्मीर जो पाकिस्तान और भारत के दोनों के बॉर्डर पर था, इस पर जब हमला किया जाता है पाकिस्तानियों के द्वारा, फिर कश्मीर भारत के साथ मिल जाता है, लेकिन स्वतंत्रता होने के बाद मिलता है। तो कॉम्प्लिकेशन बना ही रह जाता है। क्या देखा हमने कि देशी रियासतों को स्वतंत्रता होगी, उनमें से किसी एक राज्य में रहे या शामिल हो जाए। वैसे सरदार पटेल की सूझबूझ से 3 को छोड़ दिया, बाकी सभी शामिल हो जाता है। हालांकि पर्याप्त देरी करने के बावजूद अक्टूबर 1947 तक सभी रियासत भारत में शामिल हो गई थी, और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन विभाजन के बाद ही हो पाया। विभाजन ही उसका एकमात्र विकल्प रह पाया, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं घटित होती है उसमें विभाजन की अनिवार्यता हो जाती है। चलिए, ठीक है। नेपाल की चर्चा हुई थी। नेपाल पर पूरी तरह से सत्ता हम कभी नहीं रख पाए, लेकिन ब्रिटिशों की चर्चा नेपाल के संदर्भ में हुई तो है। एक बार उठाकर देखें, जब हम लोगों ने चर्चा की थी 3 देशों की, उस पर तो मैंने टेस्ट भी आपका लिया हुआ था कि जब हमने चर्चा की थी सिंध की, जब हमने चर्चा की थी अफगानिस्तान की, और तभी चर्चा की थी नेपाल की, जिसके साथ 1816-18 में 16-17 में सुगौली की संधि हुई थी। आप याद करिएगा, एक बार हम लोगों ने पढ़ा है इस चीज को। नेपाल की चर्चा वहीं तक होती है, क्योंकि उससे कुछ क्षेत्र ले लिए गए थे और उसको स्वायत्त शासन करने दिया गया था। नेपाल गुलाम नहीं रहा, इसका मतलब नहीं कि नेपाल पर ब्रिटिशों का प्रभाव नहीं था। श्रीलंका को आप कहते हैं गुलाम नहीं रहा, जैसे श्रीलंका की चर्चा हम नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि श्रीलंका पर ब्रिटिशों का प्रभाव नहीं था। ब्रिटिशों का आधिपत्य तो जहां तक देखें वहीं तक था। यानी माना जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य के में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है, कहीं ना कहीं सूर्य उदित होता है। ये ब्रिटिश साम्राज्य इतना बड़ा था।
नेपाल की चर्चा हम इस संदर्भ में नहीं करते कि उस पर सीधा सीधा उसको भारत में कभी नहीं मिलाया गया था, लेकिन ब्रिटिशों का प्रभाव तो सुगोलिक संधि के साथ उपस्थापित हुआ था। जैसे म्यांमार को देखते हैं, मिला लिया गया था। अफगानिस्तान को फिर कभी नहीं मिलाया गया, भारत के साथ नहीं मिलाया गया था। अफगानिस्तान में उसकी अपनी व्यवस्था लागू रही थी। ठीक है, यह था आपका चैप्टर जहां समाप्त होता है। एनसीईआरटी का यही चैप्टर था जिसे हमें कवर करना चाहिए था। ये संपूर्णता में अगर इसमें हम न्यू एनसीईआरटी को मिलाते तो लगभग इसमें 30 से 40% सिलेबस आपका कट हो चुका है। जो नया एनसीईआरटी है उसमें 30 से 40% सिलेबस गायब कर दिया गया है बच्चों की सरलता के लिए। लेकिन हमें तो गायब नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हम तो कोई स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं नहीं। हमें तो एग्जामिनेशन देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। इसके लिए हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती ही पड़ती, संपूर्णता में पढ़ने की जरूरत थी। ठीक है, सुगौली की संधि हुई है, हाँ बस वहीं तक था, उससे ज़्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। कर लिया है तो मैं पहले मेडिवल रिवाइज करूं या आधार बैच का एंशिएंट कर ली, मेरे विचार से मंदाकिनी। आपके पास समय है, जहां तक मेरी आपसे बात हुई है आपके पास टाइम है, तो आप ऐसा करिए कि पहले यही कर लीजिए। पहले आप एंशिएंट अगर आपने पढ़ लिया है, एक बार संपूर्णता में एंशिएंट को ही पढ़िए। एंशिएंट आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, समझ लिया सारी बात, और फिर आप एंशिएंट वहां से पढ़ लीजिए जो आपका आधार बैच वाला है। उससे क्या होगा कि एक पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एंशिएंट को आपको केवल पीटी के हिसाब से ही पढ़ना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ कल्चर वाला भाग मेंस में जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो एंशिएंट को आप पहले झटके से पढ़ करके उसका नोट्स वगैरह जो भी बनाना है अपडेट करके रख दीजिए, और फिर आप दोबारा कभी भी एंशिएंट मत पढ़िए, उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए, काफ़ी हो जाएगा। और यूपीएससी भी देना चाहेंगे तो भी होगा उसी से, उससे ज़्यादा मैटर हमें लेने की आवश्यकता है ही नहीं। मैटर आपके लिए मोर देन सफिशियंट। हाँ, नेपाल का कुछ हिस्सा ले लिया गया था, संजनापाल। तो सारी बात समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि आप मेडिवल को पढ़ करके रखिएगा। मेडिवल में अभी दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम आपका हो जाएगा, तो दिसंबर में मैं मेडिवल फिर से पढ़ाऊंगा पूरी तरह से, मतलब जैसे लिख करके पढ़ाया जाता है ना, वैसे ही पढ़ाऊंगा, ताकि उससे बच्चों का नोट्स बन जाता है। और मेडिवल के बाद में फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, या लगा तो पहले वर्ल्ड हिस्ट्री, जैसा मतलब कोचिंग से आदेश मिलेगा, क्योंकि थोड़ा कोचिंग के निर्देशों का भी तो फॉलो करते, ऐसा तो है नहीं कि फॉलो नहीं करते। तो कोचिंग के निर्देशों का भी फॉलो करते रहेंगे और वहां से बात करते रहेंगे। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा, पीसीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? यहीं पर होती है, अलग अलग जगह पर है। पीसीएस की ट्रेनिंग यहीं पर होती है। जैसे आप देखेंगे जो उसका डिप्टी एसपी वाला है ना, तो वहीं मैं नाम भूल रहा हूँ, पूर्वांचल क्षेत्र में ही है, गोरखपुर के आसपास ही है। तो वहाँ इसका ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। जो अधिकारी होते हैं उनको अलग अलग जगह पर, अधिकारियों को बहुत चीज़ सिखाना होता है, पुलिस वाले को सब चीज़ नहीं सिखाना होता, लेकिन अधिकारी वाले को बहुत चीज़ सिखाना होता है। जैसे आईएएस में आप देखेंगे आईएएस, तो आईएएस की ट्रेनिंग होती है आपकी मसूरी के लवासना में, और आईपीएस की ट्रेनिंग होती है आपका हैदराबाद, वहाँ इंस्टीट्यूट है। आईपीएस की ट्रेनिंग लवासना में नहीं होती है, आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है, और आईएएस की ट्रेनिंग लवासना में होती है। तो अलग अलग हमारे सेंटर बने हुए हैं। आपके पास ये सारी सुविधा है ही जो आपके पास दिया गया है। अगर आप चाहें, मान लो कि एनसीईआरटी की बैच समाप्त हो रही है, मैं लाइव क्लास में आपसे नहीं मिलूंगा, हालांकि अभी क्लास आपकी कुछ ना कुछ और भी मैं देने की कोशिश करूंगा। खास करके जैसे मान लो कभी मैंने टेस्ट ही आपका रख लिया, समझ रहे हो ना, जैसे कि ये अभी पढ़ाया मैंने, यहाँ पर कोई टेस्ट तो नहीं हुआ ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट नहीं हुआ, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट को ही मैंने रख लिया। वहां अगर कभी भी आपको थोड़ी सी भी परेशानी हो, लगे कि परेशानी हो रही है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देंगे, और मैं आपको एक पर्सनल मेल आईडी भी दे देता हूं। लेकिन उस पर बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना, नहीं तो मेरे लिए मतलब समझो कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर आईडी ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी बच्चे थोड़ा अगर अनुशासित नहीं रहेंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं भेजना है, कॉपी नहीं भेजनी है, इस टाइप की बात हो, बहुत आवश्यक, एकदम से लगे कि एकदम से मुझसे ही कहीं से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप चाहें तो मैं आपको एक ईमेल आईडी पर्सनल वाला देता हूं। यहां होगा KDRSANJAN@gmail.com। लेकिन आपको प्रयोग क्या करना चाहिए? तो प्रयोग करना चाहिए
सिविल सर्विसेज, मैं यहां पर एक्टिव रहता हूं, सिविल सर्विसेज rwa@gmail.com, ठीक है ना। इसको प्रयोग करना है, प्रायोरिटी पर क्या करना है, स्पेशल। ये क्या है, स्पेशल केस होगा, स्पेशल केस वगैरह, ठीक है। अगर मान लो कोई नंबर वगैरह शेयर करना है या कुछ मुझे पर्सनली बताना होगा तो यहां पर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें प्रयोग क्या करना है, सिविल सर्विसेज rwa@gmail.com। जैसे आप टेलीग्राम पर नहीं भेज पाते हैं, कोई चीज़ नहीं बोल पाते हैं, तो आप इस पर भेज दीजिएगा, तो मैं इसको देखता ही, मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। जो सिविल सर्विसेज rwa@gmail.com है, उस पर मैं एक्टिव रहता ही रहता हूँ, तो इस पर आप भेज सकते हैं। और जो कॉपी आपकी बची है उसको भी मैं चेक कर दूंगा। और एक है कि आपको, जैसे लगभग मैं चाहता हूं कि 50 क्वेश्चन का एक सेट आपको बना के दे दूं, 50 क्वेश्चन का सेट मैं आपको बना करके दे दूंगा, जहां से कि आप लिखते रहेंगे, ठीक है। सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेश। अरे बिल्कुल कहा था, सांप्रदायिकता जो है बहुत बुरी शक्ति है। मैंने कहा ना, कभी मैं उसको मूर्ख कहता हूं, उसको सबसे बुरा इंसान कहता हूं जो कि धर्म या संप्रदाय की बात करता है। उससे बड़ा मूर्ख इंसान मैंने धरती पर नहीं देखा है, क्योंकि यह एक विभाजनकारी ताकत है। तो सांप्रदायिकता देश को या किसी भी समाज को अंदर से विभाजित कर देता है, और अंदर से विभाजित हुआ समाज हमेशा गुलाम बनने के लिए तैयार रहता है। अगर आप ताकतवर हैं तभी आप शक्तिशाली हैं। जैसे एक उंगली है और मुट्ठी है, उंगली अलग अलग है, 5 हो सकता है, और इसको अगर हम ये कर लेते हैं तो ताकत अलग हो जाती है ना। एकता में ताकत है। भगत सिंह यही कहना चाहते थे कि सांप्रदायिकता एक तरह से जहर के समान है, जो आपके समाज को अंदर से विभाजित और खोखला कर देता है। मैंने कहा था, एक बुक पढ़ने के लिए कमलेश्वर का बुक आता है, कितने पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का कोई संदर्भ उसमें नहीं है, यहां बताया गया कि भारत में ही कितने विभाजनकारी तत्व हैं। पाकिस्तान तो जब बना था बना, लेकिन भारत में ही ऐसे कितने लोग हैं जो कि भारत को विखंडित करने का ख्वाब रखते हैं, एक से एक लोग। कोई कहेगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, कोई खालिस्तान कहेगा मैं खालिस्तान बनाऊंगा, कोई कहेगा ये बनाऊंगा, कोई वो बनाऊंगा। अरे भारत ही बना लो अच्छे से मेरे प्रभु, तभी आप एक रह पाओ। छोटे छोटे घर, छोटा परिवार छोटी सोच को दिखाता है, इसलिए कहा था उन्होंने। तो आशा करता हूं कि सारी बातें क्लियर हो। हाँ, 2025-26 के लिए रखेंगे, 25 को भी रखेंगे, 25-26 को टारगेट करते हुए चलेंगे। देखिए 25-26 का मतलब क्या होता है ना, कि जो बैच हम लाते हैं 2025 के लिए टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि अब तो शायद उसका भी सिलेबस देर ही होगा, कि 25 के लिए मुख्य परीक्षा के लिए अभी तैयारी नहीं हुई है किसी भी बच्चों की। फ्री में क्लास में भी हमने नहीं दिया है, जैसे कुछ जो और सब्जेक्ट मैंने बताया था वो सब अभी हुआ नहीं, उन पर काम करना है। सारा पचरा पड़ा हुआ है ये एग्जाम को लेकर के। कोई एग्जाम हो ही नहीं रहा। मैं साल भर से पढ़ाई जा रहा हूँ, सितंबर से मैं पढ़ाई जा रहा हूँ आपके साथ, और बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया है। एग्जाम दिया था एक बार, कैंसिल भी हो गया। ये बड़ा मुश्किल समय होता है, मतलब टीचर के लिए भी मुश्किल है कि क्या करें, कितना पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं। लेकिन आपको जीवंत रखा जा सके इसलिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम वन शॉट यूट्यूब पर चलाते रहते, क्योंकि यूट्यूब पर मैक्सिमम बच्चे फ्री वाले जुड़े रहते। उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलाते रहते। ये आपका बैच बड़ा शानदार था, मुझे बड़ी खुशी हुई। आप बस एक बार करिएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि सभी बच्चे समान रूप से इस बैच में आगे नहीं बढ़ सके। मतलब सबको सारी बातें समझ में आ गई होगी, ये गलतफहमी मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। आप कर सकते हैं, लेकिन बार बार उसको रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए उसको। मैटर आपका पर्याप्त बन गया है, बड़ी मेहनत से मैटर बना है। ये प्रक्रिया कहीं आपको नहीं मिलेगी कि हाथ से लिख करके इतिहास को पढ़ाया गया हो पूरा का पूरा, संभव ही नहीं है। किसी को याद भी नहीं रहेगा। मैं तो मान लो लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूं, लिखने की आदत है, बोर्ड वर्क भी कर लेता हूं, लंबे समय तक बोर्ड वर्क कर लिया। तो इसलिए किया कि ताकि आपका नोट्स बन पाए। एक कोई बच्ची थी या बच्चा था, पता नहीं क्या था, उसने कहा कि आपने इतना लिखा दिया है, इतना कहां पूछता है। तो भाई या बहन जो भी है, आपके हिसाब, चूंकि आपकी समझ आपकी उतनी नहीं बन पाई है, इसलिए मैं मानता हूं कि आपको अभी पता नहीं है कि एग्जाम कितना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मुझे तो समझ है ना, छोटी भी समझ है तो, लेकिन आपसे तो बड़ी ही समझ होगी।
मैं मान के चलता हूँ कि पढ़ाई से कोई अनपच नहीं होता है। आज आपने खूब पढ़ लिया तो आप देखेंगे खाना आपका नहीं पचा है, ऐसा संभव नहीं। पढ़ाई जितना करेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, और जितना ज्ञान बढ़ेगा जीवन में उतना ही अधिक आप सफल होंगे, ये गारंटी। ज्ञान से बढ़ करके कुछ नहीं। तो ज्ञान अगर मिल रहा है तो लेने में क्या दिक्कत? मैंने अधिक पढ़ा दिया आपको, क्या उसके लिए अलग से चार्ज किया? कहा कि भाई अलग से पैसा दो, आपका क्लास ज्यादा चल रहा है। आप ट्यूशन क्लास भी जाते हैं तो आपसे अलग चार्ज कर दिया जाता है। यहां से कोई कहा गया? सिर्फ आपको कहा गया कि मन लगा के पढ़िए, खूब पढ़िए, जम के पढ़िए, क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो अभी बेसिक लेवल का ही पढ़ रहे हैं, अभी तो और भी एडवांस लेवल पर पढ़ना बाकी है। जब इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, 3 चरण में एग्जाम होना है, कभी नॉर्मलाइजेशन होता है, कभी कुछ होता है, उसमें तैयारी तो हमने पूरी होनी चाहिए ना। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ चुके, आप छोड़ दीजिए पढ़ाई, कम कर लीजिए। मेरा कहना जरूरी तो नहीं है कि आप माने, मैंने जो कह दिया पत्थर की लकीर होगी, लेकिन उन बच्चों के लिए लकीर जरूर होगी जो जरूर मानते होंगे कि मैं आपके लिए बेहतर सोच रखता हूं। चलिए, खट्टा मीठा जैसा भी अनुभव रहा हो, लेकिन क्लास को तो समाप्त करेंगे यहां पर, और फिर मैं मिलता हूं जल्दी ही आपके लिए। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं मैसेज दूंगा कि आपका इस बात को लेकर के टेस्ट भी होना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होना है। छोड़ूंगा नहीं आपको, लेकिन ये दिसंबर फर्स्ट वीक में रखता हूँ, क्योंकि अभी मैं 21 के बाद में थोड़ा सा अब्सेंट हो जाऊंगा, कुछ अपने आवश्यक पर्सनल काम के वजह से 3-4 दिन में बाहर रहूँगा। तो फिर मुझे लगता है 27-28 हो जाएगा, तो देन फिर मैं शुरू कर दूंगा आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट रख लेता हूँ किसी भी दिन। ठीक है बच्चे, एक बार चैट देख लूँ, और एडवांस का बैच आएगा वही कंप्लीट होगा। आप बिल्कुल टच में रहिएगा, बहुत काफ़ी होगा, बहुत ही अच्छा होगा वह। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बार बार हाँ बिल्कुल 20% ही पढ़ना होगा, मैं बार बार कर रहा हूँ। अगर आप इसमें समझ लिया ना, अगर एनसीईआरटी की समझ बन गई, तो 20% से ज़्यादा पढ़ने का मतलब ही नहीं। और ठीक है आकाश जी, जितना पढ़ पाते हैं उतना भी काफ़ी है, 6 घंटे कम नहीं है। 6 घंटे को आप मत समझिएगा कि बहुत ही कम हो गया, बस आप मन लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और कोई बेचैनी हृदय में होती है, दिक्कत होती है, आपको लगता है कि मुझसे शेयर करना चाहिए, तो व्हाट्सएप या उस टेलीग्राम पर बहुत नहीं लिख पाते हैं तो आप मेल कर दीजिए, मैं देख लेता हूं उस पर। लेकिन आप यह मान के चले कि मैं आपके लिए वैसे ही खड़ा हूं जैसे कि पहले था, डे फर्स्ट, और जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक खड़ा रहूंगा। अगर मैं स्वस्थ और जीवित रहा तो मैं आपके पीछे वैसे ही खड़ा मिलूंगा। ये हवा में बातें नहीं है, कथनी और करनी में भेद नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। कम से कम गांधी जी से इतना तो सीखा है कि जो कहा है, कह दिया है तो करेंगे जरूर। तो आपके पीछे मैं वैसे ही खड़ा हूं जैसे कि पहले था। आप बिल्कुल यह मत समझिएगा कहीं चले गए, जवाब नहीं दे, रिप्लाई नहीं दे रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज तक एक भी मैसेज ऐसा नहीं होगा जिसका मैंने रिप्लाई ना दिया हो, यह भी एक रिकॉर्ड की बात होती है। चलिए कोई नहीं, आप परेशान मत होइएगा। क्लास मैं मान के चलता हूं कि बीच बीच में मैं मिलता ही रहूंगा आपसे, अभी आपसे क्लास लगाता ही रहूंगा बीच बीच में, क्योंकि आपके बिना मुझे भी कम ही तो मन लगेगा। तो मैं कुछ ना कुछ स्पेशल क्लास रखूंगा, लेकिन पहला जो क्लास मैं रखना चाहूंगा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट को लेकर के। ऑब्जेक्टिव टाइप जो मैंने पढ़ाया है ना, इसका ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन में, मतलब 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का एक सेट लेकर के दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा उस चीज को, टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा। टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना आपके लिए जरूरी है। चलिए, हाँ नोट से ही पढ़ी, एकदम नोट को ही बार बार पढ़ते रहे। 2 साल बहुत है, अभी आप आंसर राइटिंग जल्दी ही करेंगे, अभी थोड़ा पीटी का प्रोग्राम समाप्त होने दीजिए, मैं और भी फोर्सफुली आपके ऊपर आऊंगा, फोर्सफुली लगूंगा आपके साथ, ताकि आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो सके। अगर हम पीसीएस में सफल होंगे तो बिना आंसर राइटिंग के तो हो नहीं सकते। आंसर राइटिंग पर हमें और अच्छा काम करना है। मैं देखता हूं और कैसे सहायता की जा सकती है, क्योंकि मेरा तो काम एक ही है। अब देखो, साल भर से मैं हूं यहां पर, मतलब आप नहीं जानते होंगे, और उसके बाद पहली बार साल भर के बाद मैं चाह रहा हूं कि आपसे 2-3 दिन की छुट्टी लूं। छुट्टी मतलब कोई एंजॉय करने के लिए नहीं है, कुछ बहुत आवश्यक कार्य है, मैं बाद में आप देख करके ही समझ जाएंगे कुछ आवश्यक कार्य से गया था। तो फिर उसके बाद में आपकी क्लास को जो भी टेस्ट वगैरह होगा उसको कंटिन्यू करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय एंड टेक केयर, और सभी बच्चों को सादर नमस्कार।